नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 6 है। ठीक है, 6वां ये टेस्ट है। इससे पहले 5 टेस्ट वीडियोस के माध्यम से आप देख चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें आपको 140 बेहतरीन एमसीक्यूज दिखाई देंगे जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं वो इतिहास से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया, पहली चीज। दूसरा ये कि विक्रम संवत और शक संवत ये शुरू कब होते हैं, यानी 3 तारीखें आपको बतानी। अब इसमें आप ध्यान से देखें, 261 BC यानी ईसा पूर्व है, 58 ईसा पूर्व है और 79 ईसा पूर्व है। इस प्रकार से इसमें और भी पेयर दिए हुए हैं और जो राइट आंसर है वो इसमें से सी हो जाएगा। अब सी वाले को चुनते हैं, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ईस्वी होगा 78 ईस्वी, न कि ईसा पूर्व। कनिष्क जो कुषाण वंशी शासक था उसके द्वारा शक संवत ये शुरू किया जाता है। तो ये चीजें बाकी सब सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेलूसिड मौर्य युद्ध कब लड़ा गया था, पहली चीज, और किस क्षेत्र में लड़ा गया था या कहाँ शुरुआत होती है वो भी आपको बताना है। तो यहाँ सेलुकस निकेटर और जो सिकंदर वाला पूरा क्रम था, ये उत्तर पश्चिमी जो सीमांत क्षेत्र था वहीं से आक्रमण होता है भारत पर, और ज्यादातर आक्रमण जो विदेशियों के हुए हैं वो वहीं से हुए हैं। ठीक, तो वो तो ठीक है, क्षेत्र आपको पता है, लेकिन डेट बतानी है। अब इसमें देखिए ए वाला सही है, 303 ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी यानी जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहां से हमला होता है, वहीं पर युद्ध होता है। इसके बाद अगले वाले यानी तीसरे को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग बैटल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ जो क्रोनोलॉजी है उसे ध्यान से देखिएगा। बैटल ऑफ बिलग्राम है, मिलान करना सरल है, घाघरा का युद्ध है, और चौसा का युद्ध यानी बैटल ऑफ चौसा है। तो आप जानते हैं कि जो बिलग्राम का युद्ध था वो सबसे निर्णायक युद्ध था। उसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो संघर्ष होता है, हुमायूं को वहां से पलायन करना पड़ता है, और जब तक शेरशाह सूरी जिंदा रहता है तब तक हुमायूं वहां फटक भी नहीं पाता फिर। ठीक, तो ये वाला है। अब इसमें आप देखें डेट कौन सी होगी। तो तीसरा वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसमें घाघरा के युद्ध की तारीख आप जानते हैं कि ये 1529 के आसपास लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 का है, 39। ठीक है, सभी 1500 वाले हैं। और बिलग्राम वाला 1540 का है। उसके बाद 45 तक लगातार शेरशाह सूरी का जो द्वितीय अफगान वंश है वो स्थापित हो जाता है। तो इसका जो क्रम है वो कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला ही सही है, ए वाला परफेक्ट है। दूसरा, तीसरा, पहला, यानी घाघरा वाला पहले, उसके बाद चौसा, अंत में बिलग्राम। इसके बाद अगले वाले यानी चौथे को देख लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि हु हैड ऑथर्ड द बुक नेम्ड राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन नाम की जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, और साथ में एक और किताब के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। उस किताब का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो आप बताएं कि इन दोनों के जो ऑथर है वो कौन है। ये ऐतिहासिक किताबें हैं, प्राचीन भारत के इतिहास से इनका संबंध है, आप देखकर बताइए। तो देखिए इसका ऊपर वाला ही सही, ये जो आप देख रहे हैं ना, थॉमस पेन और थॉमस कुन, परफेक्ट है। बस इसमें थॉमस देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा किससे मैच करेगा, बस ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 5वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिस्ट मिलानी है, जो कि आयोग की फेवरेट होती है। तो हूड डायनेस्टी है, वर्धन डायनेस्टी है, पल्लव है और कुषाण है। ठीक है, अब ये इनका क्षेत्र आपको देखना है। सियालकोट है, कांचीपुरम है, थानेश्वर है और पुरुषपुर है। पुरुषपुर मतलब क्या, पेशावर, पेशावर वाला जो वर्तमान का इलाका है वही। तो इसमें मिलान करके देख लीजिए। आप जानते हैं कि कनिष्क का जो क्षेत्र था यही पुरुषपुर पेशावर वाला था। कुषाण वंशीय जो शासक थे उनका यहाँ पे आप क्षेत्र देखेंगे। तो डी का अगर आप चौथा मिलाते हैं तो आराम से इसका एलिमिनेशन हो जाएगा और कुछ नहीं आपको करना था। ठीक, तो इसी हिसाब से मिला लेंगे। हूण का सियालकोट हो जाएगा, वर्धन का थानेश्वर होगा ही, और पल्लव का कांचीपुरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया कि गलत का चयन कीजिएगा। तो चोल डायनेस्टी की स्थापना विजयालय ने की थी। पाल वंश की स्थापना या संस्थापनकर्ता गोपाल थे, और उत्पल वंश के संस्थापनकर्ता दुर्लभ वर्धन थे। ठीक है, गढ़वाल वंश को या उसकी नींव डालने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम चंद्रदेव था। अब इसमें आपको गलत की तलाश करनी थी, तो उत्पल डायनेस्टी वाला ही गलत है। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी, आपने हजारों बार पढ़ा होगा। ठीक, तो यही वाला गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। विजयालय, माफ कीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य जो था उसमें से किस राजवंश की राजधानी नहीं रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पूरा जो है उसको नहीं देखा जा रहा है, विजयनगर जो क्षेत्र था वो किस वंश की राजधानी नहीं रही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देखें कि संगम डायनेस्टी है जो कि सबसे शुरुआती या प्रारंभिक था। इसके बाद अरविडू है, सालुव है और तुलुव है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी 3 तो इसमें रहेंगे, लेकिन अरविडू डायनेस्टी का जब तक टाइम आता है ना तब तक विजयनगर का पूरा वैभव नष्ट हो जाता है। मतलब ये इनका समानांतर जो बहमनी साम्राज्य था उनसे इनका लगातार टकराव होता है और भी कई चीज़ें यहाँ जिम्मेदार होती हैं, तो इनका पतन हो जाता है। साम्राज्य हालांकि जो तालीकोटी का युद्ध था उसके 100 साल बाद तक जिंदा रहता है, लेकिन वो जो शानो शौकत थी वो नहीं रह जाती, तो राजधानी भी बदल जाती है। अरविडू डायनेस्टी के समय में जो राजधानी थी वो कौन सी थी बताइए। इनके समय में पेनुकोंडा थी। ठीक है, पेनुकोंडा।
इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 8वां। यहाँ पर गलत का चयन आपको करना था और इसमें दिया हुआ है कि ऋग्वेद से संबंधित बातें हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 है। और सूक्त कितने हैं? 1028। बात ठीक दिखाई दे रही है। अब इसके बाद देखिए 9वां मंडल सबसे नवीन है, लेटेस्ट है, रिसेंट वन है। ठीक, और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। माते तमा, देवी तमा, इस प्रकार के संबोधन से इसको संबोधित किया जाता है। वर्तमान में ये दृश्यमान नहीं है। और ऋग्वेद में यमुना शब्द जो है वो 3 बार बोला गया है या 3 बार उसको लिखा गया है, और गंगा शब्द का उल्लेख मात्र 1 बार किया गया है। तो कौन सा शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बताइए गलत क्या है? तो गलत इसका देखिए बी वाला है। ये जो कहा गया है ना कि द 9th मंडल इज द मोस्ट रिसेंट वन, ये सबसे नवीनतम है, यही गलत है। कुल मिलाकर 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, और 10वां मंडल जो है वो सबसे नवीन है। और ऋग्वेद की सबसे जो पवित्र नदी है, मतलब सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त नदी है, वो सरस्वती है। और नदी तमा, देवी तमा इसे कहा जाता है। बाकी सब ठीक है। ठीक, तो इसका बी वाला चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ कहा गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है, इस पर मतभेद है विद्वानों में, ये आप सभी जानते हैं। तो किस विद्वान ने कौन सा सुझाव दिया था कि ये कहाँ से आए थे? ठीक है, बाहर से तो आए थे ये पता है, लेकिन किस क्षेत्र से आए थे एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम है, तो सब अपनी अपनी राय देते हैं। अब यहाँ देखिए उनका जो मूल निवास स्थान था वो सेंट्रल एशिया था, या वो तिब्बत के पठारी क्षेत्र से आए थे, या वो ब्रह्मर्षि देश नाम का जो इलाका था वहां से आए थे, या सप्त सैंधव प्रदेश के ही वो रहने वाले थे, कहीं से आए नहीं थे, बस अवसर की तलाश में थे और एकाएक आक्रामक हो गए। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? मिलान किया है कि मध्य एशिया से आने की जो राय थी वो पंडित गंगानाथ झा के द्वारा दी गई थी। तिब्बत से आने की जो राय थी वो दयानंद सरस्वती ने दी थी। इसी प्रकार से अविनाश चंद्र दास का नाम है। इसमें मिलान करना था। अब इसका जब मिलान आप कीजिएगा तो जो ऊपर वाला है ना वही सही है। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, उसी क्रम में देख लेते हैं। मध्य एशिया वाला जो विकल्प है वो मैक्स मूलर का है। ठीक है, मध्य एशिया का जो मूल क्षेत्र था उसका सुझाव मैक्स मूलर ने दिया था। तिब्बत क्षेत्र से इनके आने की सूचना ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दी गई थी। ब्रह्मर्षि देश वाला जो सुझाव था वो गंगानाथ झा का था, और सप्त सैंधव प्रदेश वाला अविनाश चंद्र का था। और इसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक का सुझाव क्या था कि ये आर्कटिक क्षेत्र जो बर्फीला इलाका है वहां से आए थे। फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया कि जो गलत विकल्प है उसका चयन कीजिएगा। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, विवाह की पद्धतियों का उल्लेख है असल में। तो उसमें से 4 यहाँ पर दिए हुए हैं। टोटल कितने हैं? 8 हैं। और इनका उल्लेख कहाँ से मिलता है? गृह सूत्र से मिलता है, ये भी पूछा जा सकता है। फिलहाल प्रजापत्य विवाह जो होता था, इसमें यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण होता था उसी को जो व्यक्ति यज्ञ करवाता था, यजमान होता था, वो अपनी लड़की सौंप देता था। यानी जो पुरोहित यज्ञ करवा रहा है उसी से अपनी लड़की का विवाह कर देता था। आर्ष विवाह क्या होता था? तो आर्ष विवाह में कन्या के पिता वर पक्ष को एक जोड़ी बैल दिया करते थे, यानी दहेज दिया करते थे। बैल क्या होता था? यहाँ दहेज का प्रतीक हो गया। गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह, ये तो आप वैसे भी जानते हैं। और असुर विवाह जो होता था इसमें कन्या को खरीद कर उससे विवाह किया जाता था। तो आप बताएं कि गलत कौन सा है? गलत इसका पहला वाला है। ठीक है, प्रजापत्य विवाह जो यहाँ दिया है ना, ये दैव विवाह की प्रक्रिया थी कि यज्ञ होता जो होता था, होत्री होता था ब्राह्मण, उसको अपनी बेटी सौंप दी जाती थी। ठीक, तो ये इसमें प्रजापत्य नहीं होगा बल्कि दैव विवाह होगा। बाकी जितने हैं वो सही। इसके बाद आगे चलते हैं। असुर विवाह में किडनैपिंग भी होती थी। हालांकि क्षत्रिय विवाह में भी आप देखते हैं, जैसे महाभारत काल में भीष्म पितामह जो है वो काशीराज की कन्याओं का हरण कर लेते हैं, तो वो भी सब जो प्रथाएं थी वो प्रचलित थी। इसके बाद 11वें को देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल की खुदाई सबसे पहले की गई थी, वो बताइए साथ में। और सुतकांगेडोर स्थल की खुदाई किसने की थी, उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो पुरातत्वविद का नाम आपको बताना है और कहाँ की खुदाई पहले हुई थी वो बताना है। देखिए इसमें लोथल और रंगनाथ राव का नाम दिया है, आलमगीरपुर और यज्ञदत्त शर्मा जी हैं, बनावली और रविंद्र सिंह बिष्ट जी हैं। इसके अलावा सुतकांगेडोर और ऑरेलस्टाइन का भी नाम दे रखा है। अब इसमें 11वें को आप देख रहे हैं ना, डी वाला हो जाएगा। डेट वाइज अगर देखा जाए यहाँ डी वाला सही है, सुतकांगेडोर और ऑरेलस्टाइन। लोथल को खोजने वाले या खोदने वाले, मतलब खुदवाने वाले, ये खुद नहीं खोदते थे, तो रंगनाथ राव थे, 1954 के आसपास की तारीख है। और सुतकांगेडोर ऑरेलस्टाइन 1927। आलमगीरपुर का अगर आप देखें, मेरठ वाला इलाका, तो यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा 1958 में आज़ादी के काफ़ी बाद इसको खोजा जाता है। और बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में। भारत के अंदर वाले इलाकों में जो हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल पाए गए हैं, तो उन्हें बाद में लोगों ने जाना। पहले जो किनारे का इलाका था जहाँ से हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जैसे शहर निकाले गए, वहाँ लोगों का ध्यान केंद्रित था, लेकिन जब विभाजन हो जाता है तो उसके बाद अपने देश में खोदने लगते हैं। अब इसके बाद 12वें को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सुल्तान के बाद न्याय के सर्वोच्च अधिकारी के लिए किया जाता था? अब यहाँ दिया हुआ है कुछ विकल्प, साथ में ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं के लिए किया जाता था। ये सब मुगल कालीन है, ध्यान दीजिएगा। मुगल कालीन जो मंत्री व्यवस्था या मंत्री परिषद थी उससे जुड़े हुए शब्द हैं। अब यहाँ आप देखिए, वकील दार है और बरीद मुमालिक है, सदरुल सुदूर और काजी उल कुजात है, काजी उल कुजात और वकील दार है, सदरुल सुदूर और बरीद मुमालिक है। आप बताइए इसमें से कौन सा पेयर परफेक्ट होगा? तो मुगल कालीन जो मंत्री और उनसे संबंधित डिपार्टमेंट होते थे उसमें काजी उल कुजात जो होता था ये असल में सर्वोच्च अधिकारी होता था न्याय के मामले में। हालांकि न्याय का सबसे जो मेन दारोमदार है वो सुल्तान के ऊपर होता था, उनका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता था, लोग मानना ना चाहे तो भी मानते थे। लेकिन उसके बाद जो सेकंड पर्सन होता था वो काजी होता था।
तो उसका नाम हुआ। उसके अलावा वकीलेदार जो होता था ये व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था जो कि सुल्तान से रिलेट करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होना चाहिए? सी वाला होना चाहिए, काजी उल कुजात और वकीलेदार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिलेटेड टू रीजन ऑफ अकबर। तो बीघा है इलाही की शुरुआत की जाती है, ठीक है। बीघा जो है वो जमीन को नापने का एक पैमाना होता है। तो बीघा इलाही की शुरुआत की जाती है, इलाही संवत शुरू किया जाता है और सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। हालांकि अकबर ने पूरी तरह से बैन नहीं किया था, कठोरता नहीं अपनाई थी, क्योंकि उसे डर था कि हिंदुओं की भावनाएं यहाँ भड़क सकती हैं और उसे महंगा पड़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो इसका बी वाला हो जाएगा। उसी सीक्वेंस में इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, पहला, तीसरा कैसे होगा? तो इलाही संवत की शुरुआत होती है 83 में, काफ़ी बाद में होती है। और बीघा इलाही जो है ये 1588 में आता है, उसके भी बाद। और सती प्रथा को पहले ही एबोलिश कर दिया जाता है, और पहले किया जाता है तो इन सबसे पहले किया जाता है, यानी ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 1591 बाद वाला जो अकबर का समय है ना, शुरुआत में तो वो जीतने का काम करता है, पहले सबको अपना गुलाम बनाता है और उसके बाद तब सुधारवादी कार्यक्रम शुरू करता है। और जितने भी महत्वाकांक्षी राजा होते हैं ना, उनका यही तरीका होता है, पहले जीतो सबको दबाओ और उसके बाद फिर अपनी दयालुता दिखाओ। तो ये जितने भी काम है इन्हें आप देख रहे हैं, और इसका जो सही क्रम है वो इसी प्रकार से। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में आपसे कहा गया कि कुषाण राजवंश के समय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? सीधा सा प्रश्न है। और इस बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? तारीख भी बतानी है। तो अब देखिए, इसमें चौथी जो बौद्ध संगीति है उसका ऑप्शन 2 जगह दिया है, एक तो ए वाला है, दूसरा डी वाला है। ये तो आप जानते हैं कि चौथी वाली थी, हीनयान और महायान में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 98 AD है और यहाँ पे 96 AD है। बताइए इसमें से डेट कौन सी होगी? तो 14वां जो आप देख रहे हैं ना, इसका 98 हो जाएगा। कनिष्क का समय था, वो कुषाण वंशी शासक था, और कुंडलवन कश्मीर में ये बौद्ध संगीति ऑर्गेनाइज की जाती है। इसके बाद अगले वाले यानी 15वें को देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। खजुराहो टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल है और बृहदेश्वर मंदिर है। इसके अलावा कैलाशनाथ टेम्पल है। यहाँ देखिए कैलाश टेम्पल है और कैलाशनाथ टेम्पल है, दोनों में थोड़ा सा अंतर, ठीक। अब यहाँ देखिए किस डायनेस्टी से ये जुड़े हुए हैं, तो चोल डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट है, पल्लव है और चंदेल है। बताइए मिलान कैसे होगा? और ये जो 15 है ना, इसका ऊपर वाला ही सही है, ज़्यादा नीचे मत जाइए, गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला सही है, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। खजुराहो टेम्पल चंदेलों से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें कई सारे राजवंशों का योगदान है, लेकिन इतिहास में जिनका जिक्र मिलता है उसी को हम मानते हैं। तो चंदेल राजवंश, ठीक है। खजुराहो का आप चंदेल से मिला लीजिए, सीधा चौथा। और उसके बाद इतना ही अगर आपको पता रहता तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। फिलहाल कैलाश मंदिर का जो इसमें सीक्वेंस मिलाएंगे वो राष्ट्रकूटों से मिला लीजिए आमने सामने। बृहदेश्वर को आप किससे मिलाइएगा? चोलों से मिला लीजिए, ऊपर पहुंचा दीजिए। और कैलाशनाथ का पल्लव। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद अगले वाले यानी 16वें को देखते हैं। सिटीज दिए हुए हैं और उनके फाउंडर्स दिए हुए हैं। तो मान्यखेत है, राजगृह है, पाटलिपुत्र है और वातापी है, जिसे कि बादामी बाद में कहा गया। इसका शुद्ध नाम वातापी है। यहाँ चालुक्यों का शासन रहा बाद में। अब इसमें आप देखिए कि जो राजा है उनका मैच कैसे होगा, मतलब उसके फाउंडर, इन शहरों के या इन क्षेत्रों के संस्थापनकर्ता का नाम असल में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए अमोघ वर्ष है, उदयन है, बिंबिसार है और पुलकेशिन प्रथम का भी नाम दे रखा है। अब ये जो 16 है ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ठीक है। मान्यखेत की स्थापना, अमोघ वर्ष, आमने सामने मैच। इसके बाद राजगृह की स्थापना आप भी जानते हैं बिंबिसार के द्वारा। हालांकि ये जो राजगृह वाला क्षेत्र था मगध साम्राज्य का केंद्र, बाद में पाटलिपुत्र होता है। तो ये वाला क्षेत्र बृहद्रथ डायनेस्टी के द्वारा ही स्थापित किया गया था, लेकिन ऐतिहासिक जो साक्ष्य मिलते हैं वो बिंबिसार के ही मिलते हैं। तो ये हमने देखा। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। हालांकि सैनिक छावनी के तौर पे अजातशत्रु ही इसको इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक राज्य के तौर पे या एक राजधानी के तौर पे उसने विकसित नहीं किया था। एक सैन्य छावनी, कैंटोनमेंट वाला इलाका ये था। इसके अलावा वातापी का क्या हो जाएगा? पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। अब इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया कि कौन सा यात्री यूनान से संबंधित नहीं है, मतलब यूनानी नहीं है। तो मेगस्थनीज दिया है, हिकेटियर है, डायनोसियस है और हेरोडोट्स है। अब इसमें आप देखकर बताइए। तो देखिए डायनोसियस जो था ये मिस्र के राजा का राजदूत था ना, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये डायनोसियस इससे बाहर हो जाएगा, बाकी जितने हैं ना सब यूनानी ही है, इन्हें आप देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्टैब्लिश होती है, सरकारी कंपनी थी, सबसे बाद में होती है। जब सब जितनी भी यूरोपीय शक्तियां हैं वो स्टैब्लिश करके अपना व्यापार शुरू कर देती हैं, तब जो फ्रेंच राजा है उनको महसूस होता है कि नहीं हमारा भी एक होना चाहिए, तब ये स्टैब्लिश करते हैं एकदम बाद में। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है और जॉब चारनाक जो है, इनकी चारनाक नहीं थी, इनका नाम है चारनाक। तो इन्होंने कलकत्ता शहर की स्थापना की 3 अलग अलग गाँवों को मिलाकर, ठीक। गोविंदपुर, सूतानुती, इस प्रकार से गाँव के नाम थे। अब इसमें आप बताइए कि कालानुक्रम क्या होगा, कौन सा पहले और कौन सा बाद में। तो इसका जो परफेक्ट यहाँ क्रम है ना, वो दूसरा, पहला और तीसरा ही हो जाएगा। यानी कौन सा चुनिएगा आप? बी वाला चुन लीजिए। ये वाला क्रम ठीक दिखाई दे रहा है। कैसे होगा? तो देखिए 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्टैब्लिश होती है। ये तारीखें जो है ना ये स्थापना की है। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया जाता है, लुई कालबार्ट और ये सब जो नाम आप देखते हैं। इसके बाद 1690 की जो तारीख है ना, उसमें जॉब चारनाक के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की जाती है। तो यही क्रम है, ठीक, बी वाला। इसके बाद 19वें को देखिए। कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। तो शाहजहां, जहीरुद्दीन, हुमायूं, नासिरुद्दीन, उनके मूल नाम दिए हुए हैं।
ये तो जो बड़े बड़े नाम है ना, जैसे शाहजहां है, हुमायूं है, अकबर है, ये सब बाद में ये लोग रख लेते हैं, लेकिन जो इनका पैदाइशी माता पिता के द्वारा दिया हुआ नाम है वो क्या इसमें दिया हुआ है वो आप देखिए, गलत कौन सा है बस यही देखना है। तो शाहजहां का नाम जहीरुद्दीन था, ठीक है, हुमायूं का नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद था, अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, ठीक, और औरंगजेब को मोइनुद्दीन कहा जाता था। तो आप बताइए, और 19 का ऊपर वाला ही सही, जहीरुद्दीन किसको कहा जाता था? ये बाबर की टाइटल थी ना, मतलब बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन। बाकी जितने हैं वो सभी सही, ठीक है। अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस स्थान की किस संस्थान की स्थापना की और संस्थान की स्थापना कब की गई वो भी बताना है। पहले तो आपको जो संस्था है उसका नाम बताना है, साथ में डेट बतानी है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 का ऊपर वाला ही सही है, बालिका विद्यालय की स्थापना की, और बालिका विद्यालय आज भी होते हैं, नगर पंचायत इनको हैंडल करती है, और ज्योतिबा फुले के द्वारा इसको 1851 में स्टैब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऊपर वाला ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, सत्यशोधक समाज है और राधा कृष्ण मिशन है। अब इसमें आपको अरेंज करना है। देखिए इसका डी हो जाएगा, डी के अकॉर्डिंग इसको एक बार देख लेते हैं। दूसरा तीसरा पहला इसका परफेक्ट है। अभिनव भारत संस्था, यहाँ माफ कीजिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये 1905 की, इसकी जो डेट है ना वो 1905 की। सत्यशोधक समाज का क्या हो जाएगा? 1873 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन का आप जानते हैं 1897 की डेट है, ठीक है। ये इसका क्रम है और इस हिसाब से हमने देखा तो डी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी। विश्व भारती की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, ठीक है। हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया था, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर के द्वारा की गई थी। वही बात है। तो आप बताइए सही कौन सा है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आप साफ साफ देख रहे हैं कि बाकी सभी गलत है, इसका सी वाला सही है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय से संबंधित थे, हालांकि अकेले इन्होंने स्थापना नहीं की थी, बाकी लोग भी सहयोगी थे। बाकी अगर आप देखें तो अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर, विश्व भारती निकेतन जो था ये रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदू महासभा का आपने देख लिया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का नारायण मल्हार जोशी हो जाएगा। तो यहाँ सब उल्टा पुल्टा दिया था, केवल सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। स्वतंत्र भारत श्रमिक पार्टी जो है इसकी स्थापना PR अंबेडकर के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और मानव धर्म सभा दुर्गाराम मेहताब जी के द्वारा किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए इसमें कुछ भी सही नहीं, जितना दिया है ना वो सब के सब गलत हैं। अब गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ गलत विकल्प ही हमें चुनना था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, सही दिया है। उसके बाद स्वतंत्र श्रमिक पार्टी PR अंबेडकर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से जब अलग होते हैं तो 1939 में स्टैब्लिश करते हैं, वो भी सही है। और साथ में मानव धर्म सभा दुर्गाराम मेहता जी, तो इसमें गलत फिर क्या है? और जब गलत कुछ नहीं है तो ये प्रश्न ही गलत है, बाकी जानकारी तो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। माउंटेग्यू की घोषणा होती है 1916 में, ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1918 में। बच्चे को भी पता होगा कि डेट क्या है। इसके बाद चौरी चौरा कांड हो जाता है 1920 में, असहयोग हुआ नहीं, उससे पहले ही चौरी चौरा हो गया। और साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है 1927 में। सही की तलाश आपको करनी थी। तो देखिए इसमें 24 नंबर का ये जो क्वेश्चन है डी वाला सही है, साइमन कमीशन वाला परफेक्ट दिया है। 10 साल के बाद एक आयोग जो है वो जांच पड़ताल के लिए माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था उसके द्वारा बनाए गए नियमों की जांच पड़ताल के लिए गठित किया जाने वाला था, लेकिन 10 साल पूरा होने से पहले ही 1927 में ये अपॉइंट कर दिया जाता है, और इसमें जो 7 सदस्य थे सभी ब्रिटिश थे, ठीक। तो यही वाला सही है, बाकी जितने हैं गलत है। माउंटेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 में होती है, यहाँ 16 दे रखा है। जलियांवाला 1919 में होता है, और चौरी चौरा 1922 में होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 25 में कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो नेहरू रिपोर्ट दिया है, लाहौर षड्यंत्र केस है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। आप बताइए इनका क्रम क्या रहेगा? तो सविनय अवज्ञा 1930 का है, नेहरू रिपोर्ट उससे पहले आती है, और लाहौर षड्यंत्र वाला जो है उसको अरेंज करके देखिए। तो देखिए 25 का जो बी वाला है ना वही सही। बी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ये इसका परफेक्ट क्रम रहेगा। नेहरू रिपोर्ट की डेट क्या है? 28 अगस्त 1928, और लाहौर षड्यंत्र केस जो है यानी कॉन्स्पिरेसी केस जिसे कहा जाता है 8 अप्रैल 1929 का है। सविनय अवज्ञा की डेट जो दांडी मार्च होता है उसके बाद जब गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं तो वहीं से शुरू होता है, 6 अप्रैल 1930। ये क्रम है। इसके बाद अगले वाले यानी 26वें को देखिए, हाउ मेनी डेलीगेट्स हैव अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कितने लोग शामिल हुए थे वो बताना है। एंड व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट प्रेसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी पहला अंग्रेज अध्यक्ष कब और कहां पर कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, वो दोनों चीज आपको बतानी। तो जॉर्ज यूले ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहते हैं, आप जानते हैं। अब ये किस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं आपको ये चुनना है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए 26 का डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जो पहला सेशन होता है। 1888 में इलाहाबाद सेशन होता है कांग्रेस का, और उसमें जॉर्ज यूले ये पहले ब्रिटिश या पहले यूरोपीय की हैसियत से अध्यक्ष बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र 1913 बॉम्बे में, मतलब बॉम्बे से पब्लिकेशन होता है। द मिलाप समाचार पत्र जो है न्यूज़पेपर, ये 1927 का है, लाहौर से पब्लिश होता है। और कीर्ति समाचार पत्र जो है वो 1923 का है, यहाँ आप देख रहे हैं, और पंजाब से इसका पब्लिकेशन होता है। अब इसमें आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो देखिए 27 का जो राइट आंसर है ना वो इसमें ए हो जाएगा, केवल पहला सही है, बॉम्बे क्रॉनिकल, बाकी सब गलत है। मिलाप वाला जो आप देख रहे हैं वो 1923 का है, और यहाँ क्या दिया है, 27 दे रखा है, ठीक। लाहौर वाला सही है, लोकेशन सही है। कीर्ति समाचार पत्र की जो डेट है वो भी गलत है, 1926 हो जाएगा, बाकी पंजाब ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा है और बकाश्त आंदोलन है, ये सब जो मूवमेंट हुए थे वो दे रखा है। बताइए कि इनका क्रम कौन सा सही है। तो 28 का आप जानते हैं कि चंपारण सबसे पहले होगा, उसके बाद तब खेड़ा होगा, और बकाश्त वाला तो बहुत बाद में हुआ था ना, मतलब चंपारण 1917 में हुआ था, खेड़ा जो है वो 1918 और बकाश्त कहीं जाकर 1936 में हुआ था। तो इसी क्रम में करना था, ये पहले से अरेंज है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो चंदेरी का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध होता है। अरेंज करके बताइए पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो इसमें चयन करना आसान है, पहले चंदेरी का युद्ध होगा 1528 में, ठीक है, घाघरा से पहले ये होता है, ठीक है, 1528 इसकी डेट। उसके बाद तब घाघरा का होता है 1529 में, और चौसा वाला कब होता है, 1540, माफ कीजिएगा 1539 में होता है, 40 में तो बिलग्राम वाला होता है। तो इसी क्रम में करना था आपको, सी वाला सही है इसका, पहला, तीसरा, दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है ये मौलाना शिवली नुमानी के द्वारा स्थापित किया गया था। अहमदिया मूवमेंट जो है ये सर सैयद अहमद खां के सौजन्य से चल रहा था। और नदवातल उलेमा आंदोलन जो था ये मिर्जा गुलाम अहमद के सपोर्ट से चल रहा था। तयूनी मूवमेंट जो है ये करामात अली जौनपुरी के सपोर्ट से चल रहा था। ये कुछ इसमें क्रम है, ठीक। अब इसमें आपको देखकर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो इसमें से डी वाला हो जाएगा, तयूनी मूवमेंट, यही सही दिया है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां का है, आप भी जानते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, गलत है। उसके बाद अहमदिया मूवमेंट जो है ये मिर्जा गुलाम अहमद का है, यहाँ सैयद अहमद दिया हुआ है। उसी प्रकार से नवातल वाला जो है वो नुमानी का है, मतलब यहाँ शिवली नुमानी का नाम आता है, तो उन्हें आप देखते हैं, डी वाला सही है। 31 को देखिए, कहा जा रहा है कि ऑड जो ऑप्शन है उसको बाहर करिए। तो मैथान बांध कर्नाटक राज्य में है, इंदिरा सागर तेलंगाना में पड़ता है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, और भवानी सागर डैम जो है वो तमिलनाडु राज्य में लोकेट करता है। तो आप बताइए कि इसमें से ऑड ऑप्शन कौन सा है। ऑड ऑप्शन इसका डी वाला है, ठीक है, भवानी सागर डैम तमिलनाडु, बाकी सब जो है वो इवन है। कैसे, मैथान बांध जो है ये झारखंड में है, यहाँ आप देख सकते हैं कर्नाटक दिया हुआ है, तो कोई तालमेल ही नहीं। उसके बाद इंदिरा सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश में है, आप बताइएगा किस नदी पर बना हुआ है। और उसके बाद नागार्जुन सागर डैम जो है वो असल में आंध्र में नहीं चला गया, तेलंगाना में, पहले था आंध्र में लेकिन अब नहीं है। तो इसका डी वाला ही सही है एकमात्र, जो कि यहाँ पर परफेक्ट दिया है। इसके बाद 32 को देखिए, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो बरेही पानी जलप्रपात यानी फाल जो है ये मयूरभंज जिले में पड़ता है। मीनमुट्टी जो है ये वायनाड केरल वाला इलाका है। नोआखलाई जो है ये सेरछिप जिले में पड़ता है, और बरकाना शिमोगा में पड़ता है, ठीक, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो गलत क्या है, गलत इसका सी वाला है। सी वाला आप देख रहे हैं, ये जो नोआखलाई दिया है ना ये खासी हिल में पड़ता है, और मेघालय वाला क्षेत्र इसका है। अब यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आप देख लीजिए, ये सेरछिप जिला दिया हुआ है, तो यही गलत है। सी वाले को हम चुनते हैं क्योंकि हमें गलत चाहिए था, ठीक है। बरेही पानी मयूरभंज वाला उड़ीसा का क्षेत्र है। मीनमुट्टी जो है ये केरल में वायनाड वाले इलाके में पड़ता है। और ये जो बरकाना आप देख रहे हैं शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है। शिमोगा कहाँ पे, कर्नाटक राज्य का एक जिला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, यहाँ रिवर सिस्टम दिया है और उसकी जो टोटल लेंथ है वो दे रखी है। लेंथ गायब है, तो आप चुनेंगे कैसे फिर, ठीक। तो इसमें आपको क्रम व्यवस्थित करना था। लंबाई यहाँ दी नहीं है, लेकिन आपको अगर लंबाई पता हो तो उसके आधार पर आप क्रम अरेंज करके आरोही क्रम में इसको सेट कर सकते हैं। तो बताइए क्रम कौन सा सही रहेगा। यहाँ लंबाई तो दी नहीं है, लेकिन हाँ लंबाई का एक अंदाजा तो आपके पास होगा ही। अब देखिए 33 का जो करेक्ट इसमें क्रम है ना वो ऊपर ए वाला ही है, पहला, तीसरा और दूसरा, यानी सबसे पहले नर्मदा, उसके बाद यहाँ आरोही क्रम है, ध्यान दीजिएगा, मतलब सबसे छोटी लंबाई वाली सबसे पहले रहेगी, और उसके बाद फिर कृष्णा, और सबसे लंबी जो है वो दक्कन प्लेटू वाली गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो वो सबसे लास्ट में हो जाएगी। कहने का मतलब ये, नर्मदा का जो तंत्र है वो करीब 1312 किलोमीटर का है टोटल। गोदावरी का अगर देखा जाए नदी तंत्र तो 1465 किलोमीटर के आसपास बैठता है, और कृष्णा का 1400 है, तो ये क्रम है इसका। इसके बाद अगले वाले यानी 34वें को देखिए, जहां अलकनंदा नदी पिंडर से मिलती है उसे कहा जाता है कौन सा प्रयाग। जो पंच प्रयाग है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ दिया हुआ है। और उसके बाद अलकनंदा नदी मंदाकिनी से निकलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, मतलब वो जो मिलान है वहाँ उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ विष्णु प्रयाग दिया है, रुद्रप्रयाग दिया है, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, ऐसे ही 2 ऑप्शन और है। देखिए 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, ये वाला जो ऑप्शन है ना ये परफेक्ट है। कर्णप्रयाग वो जगह है जहाँ पे अलकनंदा नदी जो मेन शाखा है उससे पिंडर जाकर मिल जाती है, पिंडर एक छोटी नदी, और रुद्रप्रयाग वो जगह है जहाँ अलकनंदा जो है वो मंदाकिनी वाला जो क्षेत्र है उससे मिलती है। ये क्रम हमने देखा। इसके बाद 35 को देखिए, करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। भागीरथी हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सतलुज टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, महानदी नाथपा झाकड़ी, और चिनाब में सलाल, ठीक है। इस प्रकार से नाम दिया है, आप बताइए सही क्या है। तो सही इसका सिर्फ डी वाला है,
जो चिनाब का सलाल दिया हुआ है ना वो परफेक्ट है, बाकी जितने हैं वो गलत है। महानदी पर हीराकुंड बना हुआ है वो सही है। और इसके बाद भागीरथी पर टिहरी डैम प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है। अलकनंदा भागीरथी आप जानते हैं, मतलब इन्हीं का जब संगम होता है तो वहीं से गंगा की मुख्य शाखा का निर्माण होता है। तो टिहरी डैम ये भागीरथी पर बना के गंगा का जो प्रवाह है उसी को अवरुद्ध कर दिए। भले ही डैम से बहुत सारे फायदे हों लेकिन गंगा का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया। और उसके बाद सतलुज नदी पर नाथपा झाकड़ी है, तो ये सब सही है। इसका यहाँ पर आप देखें, बाकी जो यहाँ जानकारी दी है वो गलत है, सिर्फ डी वाला सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है। अभी क्वेश्चन आया था, ठीक, तो उसमें पूछा था कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो अधिकतर लोगों ने चिल्का और अधिकतर लोगों ने, मतलब 50-50 का रेशियो था, तो कुछ लोगों ने सांभर को लगाया। अब यहाँ ये विवाद का प्रश्न हो गया था थोड़ा, ठीक। तो सांभर जो है ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया था कि इनलैंड वाली है या आउटर है, तो लैगून झील के तौर पर चिल्का को आप देख सकते हैं। तो ये अंतर्देशीय लवणी झील है। इसके बाद कोल्लेरू झील जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में है, कहीं बीच में स्थित है। सष्ठम कोट्टा लेक जो है वो केरल राज्य की सबसे बड़ी अलवणी है, यानी फ्रेश वाटर लेक है। और पुलिकट ये भारत की सबसे लंबी झील है, मतलब लॉन्गेस्ट लेक। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। गलत इसका डी वाला है, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं पुलिकट वाला। आप जानते हैं कि वेम्बा नद जो कि केरल में स्थित है वो भारत की सबसे लंबी झील है, तो यहाँ पुलिकट कहाँ से घुस आया, ठीक। सांभर झील जो है अगर देखा जाए अंतर्देशीय लवणी झीलों के मामले में, मतलब जो टोटल भारत के मुख्य भूमि में विराजती हो, उनका कहीं से भी समुद्र से कोई कनेक्शन वगैरह ना हो, ऐसा कुछ नहीं, तो उस मामले में सांभर सबसे बड़ी है। अब यहाँ चिल्का का जब जिक्र आएगा तो वो अंतर्देशीय नहीं है। इसके बाद कोल्लेरू वाला भी सही है, डी वाले को हमने देखा यही गलत है। अगले वाले को देखिए 37 में मिलान करना है। तो भोगाली बिहू महोत्सव जो है ये मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा है, ओणम है और विशु है। अब इनका समय आपको बताना है, किस समय मनाए जाते हैं। ये सब फसली त्यौहार हैं, फसल जब कट जाती है या तैयार हो जाती है तो मनाए जाते हैं। अगस्त, मार्च, अप्रैल और जनवरी ऐसे दिया है, मिलान करके बताइए जल्दी से। देखिए इसका ऊपर वाला ही सही, ए वाला परफेक्ट है। आइए देखते हैं कैसे। तो भोगाली बिहू का आप किससे मिलाइएगा, जनवरी का महीना था, ठीक है, जनवरी के महीने में होता है। गुड़ी पड़वा जो है ये मार्च में होता है, ये तिथिवार होते हैं ना। ओणम का जो महोत्सव है वो असल में अगस्त में होता है, यहाँ आप देखिए। और विशु वाला जो है वो अप्रैल में होता है, ये क्रम सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि विषम का चयन कीजिएगा। तो सागदाओ महोत्सव है, बथुकम्मा है, मोत्सु महोत्सव है और देहिंग पटकई महोत्सव है। बताइए कि इसमें से ऑड वाला कौन सा है। पूर्वोत्तर के क्षेत्र से जुड़े हैं वो, तो नाम देहिंग पटकई से ही आप गेस कर सकते हैं। बताइए, तो बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर पूर्वोत्तर के क्षेत्र से सब नहीं जुड़े हैं और उसी आधार पर आपको यहाँ अलग भी करना था। जो पूर्वोत्तर से बाहर हो उसको बाहर कर दीजिए। तो आप जानते हैं कि बथुकम्मा का जो क्षेत्र है वो तेलंगाना है, तो ये इसमें बीच में कहाँ से आ गया। बाकी सब सही है, जैसे सिक्किम वाला इलाका है तो वहाँ पर सागदाओ महोत्सव होता है, नागालैंड में मोत्सु होता है, देहिंग पटकई आप नाम से समझ सकते हैं, असम में होता है। इसके बाद 39 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। अब इसमें बताइए, ये तो आप जानते होंगे। देखिए 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। ओडिशा, ओडिशा राज्य 62 है यहाँ पे टोटल। यहाँ आबादी नहीं पूछ रहा है, उनके प्रकार पूछ रहा है, तो 62 है। कर्नाटक में 50 है, मध्य प्रदेश में 46 है और महाराष्ट्र में मात्र 47। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, लिस्ट मिलानी है। तो एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ जो ट्राइब्स हैं उनके नाम दिए हैं, कौन सी ट्राइब किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ आप देखें, मिजोरम है, नागालैंड है, ओडिशा है और राजस्थान है। कछारी, दमरिया, पवई जनजाति और खोंड है। तो यहाँ मिजोरम से आप पवई को मिला लीजिए, ठीक है, तीसरे वाले को, और तीसरे को अगर आपने मिलाया तो इसमें आपका जो उत्तर है वो सामने आ गया आराम से। बाकी नागालैंड को कछारी से मिला लीजिए, ओडिशा को खोंड से और राजस्थान का दमरिया हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। मतलब यहाँ पर उनकी जो लोकेशन है उसके आधार पर आपको अलग करना है। तो गंगोत्री हिमनद, मिलाम हिमनद, इसके अलावा हिस्पर है और पिंडारी हिमनद, ये सब ग्लेशियर्स के नाम है। बताइए कि अवस्थिति के आधार पर कौन सा अलग है। तो अलग इसका सी वाला है। सी का मतलब समझ रहे हैं, ये जो हिस्पर दिया हुआ है ये इससे अलग है। हिस्पर का जो क्षेत्र है ना वो जम्मू कश्मीर है। बाकी जितने आप देख रहे हैं गंगोत्री, मिलाम और पिंडारी, ये सब उत्तराखंड में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट की तलाश कीजिएगा। तो सॉल्टेरो कांगरी ये विश्व की 31वीं सबसे ऊंची स्वतंत्र चोटी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। सासेर कांगरी को विश्व की 35वीं सबसे ऊंची चोटी का दर्जा मिला है और नंदा देवी जो है ये विश्व में 23वें स्थान पर है ऊंचाई के मामले में। तो आप बताएं कि इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनकरेक्ट कौन सा है। अब 42 का डी हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं। नॉन ऑफ दीज को चुनने का मतलब क्या होता है कि सब सही है। 31वीं सबसे ऊंची कौन है, साल्टेरो कांगरी है। 35वीं सबसे ऊंची सासेर कांगरी है और नंदा देवी जो है ये 23वें पोजीशन पे है। तो इनकी अलग अलग पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। 43 का देखिए, यहाँ पर विषम का चयन करना है इनकी अवस्थिति के आधार पर। तो देवमाली माउंटेन पीक है, इसके अलावा मुल्ला एंड गिरी जो पर्वत शिखर है वो भी है, कलसुबाई है और अनाईमुडी है। आप बताइए इसमें से कौन सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट इसका ए वाला है, देवमाली ये पूर्वी घाट का है। बाकी जितने आप देख रहे हैं ना वो पश्चिमी घाट से बिलोंग करते हैं। ये सब दक्षिण के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये पूर्वी घाट से बिलोंग करता है। बाकी सब जो है वो वेस्टर्न घाट में लगे हुए हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 44 में आपको अरेंज करना है अवरोही क्रम। तो जम्पुई की पहाड़ियां हैं, मोरनी की पहाड़ियां हैं और पारसनाथ हिल्स हैं। अवरोही क्रम यानी ऊंचाई के आधार पर करना है। तो सबसे ऊंचा वाला पहले रखेंगे और सबसे जो नीचा वाला है वो सबसे लास्ट में रखेंगे। बताइए
तो देखिए इसका जो क्रम है ना वो ऊपर वाला है, ये दूसरा तीसरा पहला। कैसे? जम्पुई पहाड़ियाँ जो है वो त्रिपुरा में है, ठीक लोकेशन, और 930 मीटर। मोरनी हिल्स कहाँ पे? हरियाणा में है, अभी काफ़ी चर्चा में था, 1467 मीटर। पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो झारखंड में फिलहाल पड़ती हैं और 1370 मीटर। तो ये क्रम है इसका। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी 45, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो लिपुलेख दर्रा जो है ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। खरदुंगला जो है वो असल में लेह और सियाचिन ग्लेशियर को आपस में जोड़ता है। चांगला दर्रा जो है ये कुल्लू और स्पीति लाहौल को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक। रोहतांग दर्रा जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो आप बताइए सही क्या है? सही इसका सिर्फ बी वाला है, ठीक, खरदुंगला का जो दिया हुआ है, बाकी सब गलत है। चांगला जो है ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, सही है। अब यहाँ लिपुलेख दे रखा है तो वो ऊपर वाला गलत। खारडुंगला को आपने देख लिया। रोहतांग दर्रा जो है ये कुल्लू स्पीति और लाहौल को आपस में कनेक्ट करता है, और यहाँ क्या दिया है? यहाँ उत्तराखंड को तिब्बत से दे दिया है, और लिपुलेख जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो एकमात्र इसका बी वाला ही सही। इसके बाद 46 को देखिए, ऑड ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो कावेरी नदी है, कृष्णा है, गोदावरी है और नर्मदा है। इसकी सहयोगी में पेन गंगा, घाट प्रभा, ओरसांग और भवानी दिया हुआ है। अभी भवानी का जिक्र पीछे आया था। तो 46 का जो राइट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर विषम चुनना था तो बी वाले यानी कृष्णा और घाट प्रभा को चुन लेते हैं। असल में यहाँ अगर आप देखें तो गोदावरी की सहयोगी जो है वो पेन गंगा है, और यहाँ कावेरी का उसको सहयोगी बना दिया गया है। तो एकमात्र जो आपने चुना है ना बी वाला वो सही है, बाकी सब गलत है। गोदावरी की सहयोगी पेन गंगा है, नर्मदा की ओरसांग हो जाएगी, कावेरी की भवानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। कहा जा रहा है कि फॉलोइंग जो यहाँ दिया हुआ है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो बेतवा रिवर बोर्ड है, गंगा फूड कंट्रोल कमीशन है, यहाँ पे माफ कीजिएगा फ्लड कंट्रोल कमीशन है यानी बाढ़ नियंत्रण आयोग है, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है। इस प्रकार से ये 3 अलग अलग बोर्ड और संस्थान है, कमीशन वगैरह है। इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब पहले कौन स्टैब्लिश होता है बाद में कौन सा होता है, उसके आधार पर करना है। तो ये जो 47 है ना इसका डी वाला हो जाएगा, यानी दूसरा पहला तीसरा ये क्रम सही है। अर्थात बेतवा नदी बोर्ड यानी जो बेतवा रिवर बोर्ड है वो 1976 का है। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन जो है वो 1972 का है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ये 1978 का है। ये क्रम है इसका। 48 को देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। तो अरहर की यहाँ पे वैरायटी दी हुई है, मेजर वैरायटी, मटर की दी हुई है, मक्के की दी है और बासमती चावल यानी धान की दी हुई है। अब यहाँ पूसा 16 है, शक्तिमान 1 है, अपर्णा है और सुरुचि है। तो आप जानते हैं कि अपर्णा जो है ये बिना पत्ते वाली मटर की एक प्रजाति होती है। तो मटर वाले को आप मिला लीजिए तीसरे से, ठीक, यानी बी का तीसरा हो गया। और बी का तीसरा इसमें सिर्फ एक ऑप्शन में है जो कि है डी वाला, वही हमारा उत्तर है। अरहर की किस्म हो गई पूसा 16, ठीक है, मक्के की शक्तिमान 1 हो गया, और बासमती चावल का हो गया सुरुचि। ये कुछ हमने देखा। अगले वाले को देखिए, गलत का चयन आपको करना है। तो 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, 3 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, 17 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं, और 11 दिसंबर की जो तारीख है उसमें इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। तो बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? और ये जो 49 है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ये जो ओजोन दिवस की तारीख है ये आप भी जानते हैं कि 17 सितंबर नहीं, तो फिर तारीख क्या है? 16 सितंबर की। इसके बाद अगले वाले यानी 50 को देखिएगा, ऑड 1 आपको आउट करना है। यूरोप महाद्वीप से इसका संबंध है जो जानकारी दी है। तो जॉर्जिया का सिडनी हो जाएगा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का वियना हो जाएगा, साइप्रस का निकोसिया हो जाएगा और अल्बानिया का तिराने हो जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। आप ये बताइए कि इसमें से ऑड कौन सा है? तो असल में यहाँ पर देश के नाम और राजधानियों के नाम दिए थे, और इसमें से ऑड है ऊपर वाला यानी जॉर्जिया वाला, ठीक। अल्बानिया का तिराने है, ठीक है, ऑस्ट्रिया का वियना है, साइप्रस का निकोसिया है और जॉर्जिया का सिडनी है जो कि एशिया में है, ठीक, ये एशिया में है असल में। तो लोकेशन वाइज ये डिफरेंट है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको देखना है। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा शहद का उत्पादक राज्य है, माफ कीजिएगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहद का उत्पादक राज्य पंजाब है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा आम का जो प्रोड्यूसर स्टेट है वो बिहार है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य जो है वो वेस्ट बंगाल है, और तीसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। अब इसमें से इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है? तो सी वाली है। इंडियाज 3rd लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल है, यही वाला इसमें से गलत है। आलू उत्पादन के मामले में 3rd पोजीशन किसकी है? बिहार राज्य की, बाकी सब सही। इसके बाद अगले वाले यानी 52 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बेराइट उत्पादक देश जो है वो भारत है, और दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश चीन है। सबसे बड़ा जो दूसरा लौह अयस्क उत्पादक देश है वो ब्राजील है, और सबसे बड़ा सीसा उत्पादक दूसरे पोजीशन पर जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो आप बताएं गलत कौन सा है? गलत इसका बी वाला है, ठीक है, बी वाला है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश जो चीन दे रखा है, असल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश ये गिनी है, चीन नहीं है। यहाँ पर गिनी होना चाहिए था, बाकी सब सही। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैड नॉट बीन एस्टैब्लिश इन ईयर 2010। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इंदर किला नेशनल पार्क, खिरगंगा, सिंबलवारा और जल्दापाड़ा। बताइए
53 का डी हो जाएगा। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी डेट क्या है, मतलब नेशनल पार्क डिक्लेयर होने की डेट वो 2014 की है, ना कि 2010। तो ये इससे बाहर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में पड़ता है वो आप जानते हैं, इंदर किला हिमाचल में पड़ता है, खीरगंगा जो है वो हिमाचल में वो भी पड़ता है, और सिंबलपारा जो है वो असल में कहाँ पड़ता है, ये भी हिमाचल में पड़ता है। तो लोकेशन वाइज भी ये ऑड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा विषम है। तो मिजोरम में दम्फा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में बोर टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में पलामू है और झारखंड में इंद्रावती है। तो ऑड कौन सा है बताइए। अब इसमें अगर आप देखें तो 54 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। मिजोरम का दम्फा, ठीक है, वो सही है, बाकी सब गलत है। बोर टाइगर रिजर्व जो सबसे छोटे आकार का है ये महाराष्ट्र में है, पलामू झारखंड में है और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। यहाँ हमने 54 को देख लिया है। गलत का चयन आपको करना है। तो कहा जा रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा आंवला उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बादाम उत्पादक राज्य हिमाचल है, दूसरा सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य हरियाणा है और दूसरा सबसे बड़ा काजू को प्रोड्यूस करने वाली जो स्टेट है वो आंध्र है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। गलत इसका सी वाला है, ठीक। सी वाले को देखिए, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो हरियाणा दे रखा है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक। इसके बाद 56 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मिनामाटा सम्मेलन है, नगोया प्रोटोकॉल है, इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल है। तो इस प्रकार से ये कन्वेंशन और प्रोटोकॉल दे रखे हैं। पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा आता है, ये आपको बताना है। तो देखिए 56 का जो करेक्ट इसमें मैच है, यहाँ मैच करना था आपको। मैच करने का मतलब कि अरेंज करना था, तो बी वाला सही हो जाएगा। बी के हिसाब से कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें अगर आप देखें तो मिनामाटा जो है वो 2013 में होता है, सबसे बाद का है ये, ठीक। नगोया वाला जो है वो 2010 का है। मिनामाटा की जो डेट है वो 2013 की है, नगोया की जो डेट है वो 2010 की है, ठीक। इसके बाद अब क्योटो प्रोटोकॉल का अगर आप देखें तो सबसे पुराना है 1997। तो सबसे पहले आप तीसरे वाले को रखेंगे और उसी क्रम में ये आगे चलेगा। इसके बाद 57 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन की स्थापना कब की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है ये भी बताना है। तो आप बताइए कि इसमें जो डेट और स्थान दिया हुआ है कौन सा सही है। 57 का डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है, कब की गई थी वो डेट यहाँ पे कोई भी सही नहीं, तो इसीलिए कहा गया इसमें से कोई नहीं। लेकिन हाँ, मुख्यालय जो यहाँ जल प्रबंधन संस्थान का है वो कोलंबो में है, ऐसा कहा गया, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन ये 1986 का है, ठीक, 1986 का है और जल प्रबंधन संस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो कोलंबो में। 58 को देखिए, मैदी आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू किया गया और नवधान्य आंदोलन कब शुरू किया गया वो आपको बताना है। तो लोकेशन और डेट बताइए। अब इसमें देखिए दिया हुआ है अल्मोड़ा है, 1981 है, चमेली है, ये चमोली है असल में, और 1982 है, अल्मोड़ा है, 1984 है। 58 का राइट आंसर इसमें से बी वाला हो जाएगा, चमोली और 1982, ठीक, ये वाला सही है। नवधान्य आंदोलन की जो डेट है ना वो 1982 की है और मैदी आंदोलन जो था ये उत्तराखंड का जो चमोली जिला है वहां से शुरू होता है। इसके बाद 59 को देखिए, इसमें कहा गया कि भारत में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किसको नहीं किया गया है वो बताना है। तो नल सरोवर गुजरात में है, ठीक है, आप जानते हैं। नांगल जो है वो पंजाब में है, हरिके आर्द्र भूमि पंजाब में है, कांजली जो है पंजाब में है। यहाँ राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व दोनों है, ये रामसर में शामिल नहीं। नेशनल पार्क तो ही है लेकिन रामसर का हिस्सा नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो चक्रवर्ती कमेटी जो है ये मॉनिटरी पॉलिसी पर ले आई गई थी। खुसरो कमेटी जो है ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है उस पर लाई गई थी या उस पर केंद्रित थी। राजा चलैया कमेटी जो है ये टैक्स रिफॉर्म से जुड़ी हुई थी और नरसिंघम कमेटी जो थी ये बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ी हुई थी। तो आपको बताना है कि गलत कौन सा है। ये जो 60वां आप देख रहे हैं ना, इसका बी वाला हो जाएगा। गलत की तलाश आपको करनी है, तो इसका जो बी वाला है वो परफेक्ट है, खुसरो कमेटी। ये जो विनिवेश आप देख पा रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, इसके संबंध में आने वाली कमेटी थी जीवी रामकृष्णन कमेटी। तो ये इसका सही है। खुसरो कमेटी को अगर आप देखें तो जो एग्रीकल्चरल लोन था उससे इसका कनेक्शन था। इसके बाद 61वें में चलते हैं और 61वें में आपसे कहा जा रहा है कि जो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हैज़ नॉट बीन नोटिफाइड इन ईयर 1983, मतलब 1983 में कौन सी नोटिफाइड नहीं की गई थी उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो सूर्य मंदिर है, आगरा का किला है, अजंता की गुफाएं हैं और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी मौजूद है। देखिए 61 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। सन टेम्पल, सूर्य मंदिर यानी कोणार्क वाला 1984 का है वो, और यहाँ क्या दिया है 1983 दिया है, बाकी सब जो है वो 1983 वाले हैं। ये वाला जो है ये 84 का है। इसके बाद 62वें को देखिए, कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो यहाँ रिपोर्ट है या डाटा है वो पब्लिश होता है वैश्विक ऊर्जा आउटलुक के रूप में, यानी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये पब्लिश करता है, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को जारी किया जाता है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को जारी करता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी करता है। इस प्रकार से तो कौन सी संस्था किस रिपोर्ट को जारी करती है ये दिया हुआ है। गलत क्या है आप बताइए। देखिए इसका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट है वो एशियाई विकास बैंक नहीं जारी करता है। इसको कौन जारी करता है, वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट। ये जारी करने वाला यहाँ अगर आप देखें इस तरह की इंटरनेशनल लेवल की चीज आईएमएफ जारी करता है। क्योंकि यहाँ वित्त शब्द का उल्लेख है तो आईएमएफ इसमें इन्वॉल्व रहेगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 63 को देखते हैं।
इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है संविधान सभा की जो समिति है उनके बारे में। तो संघ शक्ति समिति जो है, इसके यहाँ पे नाम जुड़ा हुआ है जेबी कृपलानी का। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल और प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्षों के नाम दे रखे हैं। गलत कौन सा है बताइए? तो देखिए इसका ऊपर वाला ही सही है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ क्या दिया? जेबी कृपलानी, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ आर्टिकल दे रखे हैं और उसमें जो सही है उसका चयन आपको करना है। तो आर्टिकल नंबर 19 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल नंबर 15 में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 18 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट इसमें कुछ नहीं है, वो देखकर लग रहा है, मतलब समानता का अधिकार जो है वो उस पर अगर देखा जाए तो जो 14वां अनुच्छेद है वो विधि के समक्ष समता को दिखाता है। 17वें में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसमें अगर आप देखें, और जीवन की आज़ादी में जब देखें, मतलब आर्टिकल नंबर 21 जीवन की स्वतंत्रता, तो उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये दिखाई देता है। तो आर्टिकल नंबर 21 ये इमरजेंसी में भी खत्म नहीं किया जाता है या इसे निलंबित नहीं किया जाता है। तो इसमें कुछ भी सही नहीं। इसके बाद 65 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, उससे संबंधित अनुच्छेद का चयन आपको करना है। तो आर्टिकल नंबर 42 है, 48 है, 42, 44 है, इस प्रकार से 40 और 48 और 40 और 44 दिया है। इसका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। जो ग्राम पंचायतों का संगठन है वो 40वें में दिखाई देता है और 44वें में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, ये सही। इसके बाद 66वें को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो सिंधी भाषा को 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1969 के द्वारा, मतलब 1969 में संशोधन होता है, उसके द्वारा 8th शेड्यूल में शामिल किया गया और 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा, ये 71th जो अमेंडमेंट होता है ये 1992 में होता है, उसके थ्रू जो 8th शेड्यूल है उसमें ऐड की जाती है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? 66वां करेक्ट आंसर क्या होगा? सिर्फ दूसरा वाला ही सही है। 2 स्टेटमेंट है ही है तो उसमें से केवल दूसरा ही सही है, पहला गलत है। सिंधी भाषा को 21वां संशोधन करके बेशक जोड़ा जाता है, लेकिन वो जो डेट है ना वो 1969 की नहीं बल्कि 1967 की है। 15वीं भाषा के रूप में ये ऐड होती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा। संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है जिसने कि अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण का प्रावधान किया? ठीक, तो यहाँ आप बताइए। अब देखिए 67 का जो करेक्ट यहाँ पे है ना वो सी वाला हो जाएगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का है उसके द्वारा अखिल भारतीय जो विधिक सेवा है, मतलब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, उसके निर्माण का प्रावधान किया जाता है। इसके बाद 68 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट हैड एस्टैब्लिश अ न्यू बॉडी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इन प्लेस ऑफ कोलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? बताइए कि ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? ये 98वां है, 97वां है या फिर 96वां है? तो ये 99वां है और इसीलिए हम डी वाले को चुनते हैं। नॉन ऑफ दीज। 99 नंबर का जो अमेंडमेंट होता है उसमें ये प्रावधान किया जाता है और ये 2014 में होता है। इसके बाद 69वें प्रश्न को देखिए। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ दिया है वरीयता अनुक्रम। तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय के जज है, इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति हैं और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। बताइए इनमें वरीयता क्रम किसका होगा, मतलब क्रम कौन सा रखा जाए, वरीयता क्रम सही रहेगा? तो देखिए 69 का जो डी वाला क्रम है वही परफेक्ट है, मतलब ये पहले से अरेंज था, कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा विकल्प दिया गया। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे पहले भारत रत्न वाला, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति और भारत के महान्यायवादी, ये क्रम इसका है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 गलत विकल्प का आपको चयन करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 और बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो 2007 का है। गलत कौन सा है बताइए? तो इसमें अगर आप देखें तो जो गलत विकल्प इसका है वो दूसरा वाला है। ठीक, दूसरे वाले को चुनते हैं और दूसरा वाला किस में मिलेगा? बी वाले में मिलेगा, इसलिए हमारा आंसर बी होगा। कैसे? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का 1993 बेशक सही है, लेकिन जो ह्यूमन राइट कमीशन है ना उसकी 1993 है और यहाँ क्या दिया है? 92 दिया हुआ है। माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसके स्थापना की तारीख ये क्या है? 1993 है, यानी 1993 है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो है वो भी 1993 है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 2007 है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग वाला गलत था और इसीलिए हमने बी को चुना है, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत। इसके बाद 71 को देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू वेरियस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्करेंट लिस्ट है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है, इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। ये सब दिया हुआ है। आप बताइए कि इसमें से विषम कौन सा है? तो विषम इसका बी वाला है। यहाँ स्रोत के आधार पे आपको डिफरेंट देखना था, तो बी वाला इसमें डिफरेंस दिखा रहा है। कैसे? ऑस्ट्रेलियाई कॉन्स्टिट्यूशन से हमने समवर्ती सूची ले रखी है, इसके अलावा व्यापार वाणिज्य वाला जो लेन देन की आज़ादी है वो भी है, संसद के दोनों सदनों का जो ज्वाइंट सेशन है वो भी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वहां से हमने राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन को उठाया है। तो ये इसमें से ऑड है। इसके बाद 72 को देखिए। कहा जा रहा है कि वस्तु और सेवा कर परिषद और वित्त आयोग से संबंधित जो सही अनुच्छेद है उनका चयन कीजिएगा। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो 270, यहाँ आप देखिए 279A क्लॉज ए, इसमें वस्तु और सेवा कर परिषद का उल्लेख प्राप्त होता है और 280वां अनुच्छेद जो है वो वित्त आयोग का है। तो ऊपर वाला ही सही है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। 73 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है इसकी स्थापना कब की गई थी
और कौन सा राज्य इसके विवाद में नहीं शामिल है, मतलब कई सारे राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर होता है, तो उसमें कौन सा राज्य बाहर है बताइए। देखिए 73 का राइट आंसर हो जाएगा 2010, और 2010 का ऑप्शन इसमें सिर्फ एक ही है, मध्य प्रदेश इससे बाहर है। ठीक है, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में महादायी जल विवाद जो है वो चल रहा है, तो 2010 का ये है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल एंड ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब इनसे रिलेटेड आर्टिकल आपको चुनना है। तो यहाँ देखिए 76, 80 और 82 दे रखा है, 78, 80 और 83 है। 76 तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी है उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 76 में मिलता है। 81 में लोकसभा की संरचना हमें दिखाई देती है, और 83 जो है उसमें संसद के सदनों की जो अवधि है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वो दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से क्या होगा, फिर 74 का सी वाला सही हो जाएगा। इसे हमने देखा। इसके बाद अगले वाले यानी 75 को देखते हैं। अवरोही क्रम आपको लगाना है, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या के आधार पर आपको इसमें राज्यों को देखना था। राजस्थान है, कर्नाटक है, बिहार है। अवरोही क्रम का मतलब यह है कि जहाँ सीटें ज़्यादा हो उसको पहले रखना है। बताइए। अब देखिए 75 का जो डी वाला क्रम है वो सही है, इसे उलट देते हैं। ठीक, तीसरा, दूसरा, पहला, पहले बिहार, उसके बाद मतलब बिहार में कितना 16, राजस्थान में 10, कर्नाटक में 12, ये इसका है। तो इसे हमने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए। कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा। ठीक, अब यहाँ लोकसभा की सीटों के आधार पे आपको जो असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम है, सबसे कम वाला सबसे पहले रहेगा और सबसे ज़्यादा वाला सबसे लास्ट में रहेगा, तो उस क्रम में अरेंज करना है। केरल है, पंजाब है, तेलंगाना है। देखिए 76 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, पहला जो है ना ये सही, मतलब केरल में 20 हो गया, पंजाब में 13 हो गया और तेलंगाना में 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिएगा। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी वही आयु चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल काफ़ी है, और मुख्यमंत्री बनने के लिए आप 30 साल के नहीं रहेंगे तो नहीं बन पाएंगे, ऐसा दिया हुआ है। तो गलत क्या है आप बताइए। डी वाला गलत है। मुख्यमंत्री बनने के लिए भी वही 25 साल ही चाहिए होता है जो विधानसभा के सदस्य की वैलिडिटी होती है, तो 25 होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है, तो डी वाला। इसके बाद 78 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र नहीं देता है। जो देते हैं वो 3 होंगे, तो उनको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम दिया है, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर है और नॉन ऑफ दीज है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे पद जो है वो उसी टाइप के हैं जो कि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, तो इसका डी वाला ही हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो भी प्रेसिडेंट को ही अपना जो रेजिग्नेशन है वो सौंपते हैं। महान्यायवादी वो तो देंगे ही, वो कहाँ जाएंगे और देने के लिए, और राज्यपाल तो उन्हें रखा ही राष्ट्रपति ने। तो इस प्रकार से नॉन ऑफ दीज। 79 को देखिए। कुछ धातुएं जल और जलवाष्प तथा अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ आप देखिए कि सब मेटल रिएक्ट विद द वाटर वेपर एंड एसिड टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डू दैट। कौन सा मेटल इसमें से ऐसा नहीं करता है। जो करते हैं वो उन्हें छोड़ दीजिएगा, जो नहीं करता है वो बताना है। लिथियम नहीं करता है, मैग्नीशियम नहीं करता है, पोटेशियम और कैल्शियम भी दिया हुआ है, और इसका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला इससे बाहर हो जाएगा मैग्नीशियम। बाकी लिथियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये जो धातुएं हैं ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करने का काम करती हैं, ये हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेट नहीं, कॉन्सेंट्रेट के साथ तो ज़्यादातर करने लगते हैं, ज़्यादातर धातुएं करने लगती हैं, लेकिन डाइल्यूट के साथ ये नहीं करता है। तो आप बताइए कौन सा है। तांबा है, चांदी है, सोना है, या फिर इसमें से कुछ नहीं है। तो इसका हो जाएगा डी वाला। तांबा, चांदी, सोना ये सब जो है नोबेल मेटल कहे जाते हैं, और ये तनु अम्लों के साथ तो क्रिया नहीं करते। हाँ, अगर कॉन्सेंट्रेट रहेगा और उसमें भी एक्वारेजिया टाइप का कोई कॉम्बिनेशन रहेगा तो हाँ बेशक करेंगे, लेकिन वो कंडीशन यहाँ है नहीं, तो नॉन ऑफ दिस। इसके बाद 81 को देखिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। यहाँ मेटल दिया हुआ है और ओर्स यानी जो अयस्क हैं वो दिए हुए हैं। तो निकेल है, मरकरी है, लेड है और जिंक है। यहाँ सिनेबार, कैलामाइन, मिनेराइट और गैलेना आप देख रहे हैं। अब इसमें आपको देखना है, तो इसका जो करेक्ट यहाँ मैच होगा ना वो बी वाला हो जाएगा। बी के अकॉर्डिंग इसको कर लेते हैं। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। निकेल का क्या हो जाएगा, मिलेराइट हो जाएगा, इसको मिला लीजिए। मरकरी का क्या हो जाएगा, सिनेबार, ऊपर पहुंचा दीजिए। लेड का गैलेना हो जाएगा, और फिर बचता है जिंक, तो कैलेमाइन से मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि कौन सी मिश्र धातु का उपयोग धातु के दर्पण और वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में किया जाता है। तो ये क्रोम स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, मैग्नेलियम है, या फिर ड्यूरालुमिन है। काफ़ी स्टेबल होता है ये, बताइए। तो 82 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, मैग्नेलियम। ठीक है, ये धातु के दर्पण जो होते हैं, मतलब मेटल मिरर्स होते हैं और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, तो ये है मैग्नेलियम। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 83। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप इज यूज इन एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर इन प्लांट। मतलब पौधे में खाद का क्या प्रभाव पड़ रहा है, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, उन सब के आकलन के लिए कौन सा यहाँ रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है वो यूज़ किया जाता है, बताइए। फास्फोरस 32 है, कार्बन 14 है, कोबाल्ट 60 है और सोडियम 24 है। तो बी वाला हो जाएगा कार्बन 14। पौधे में उर्वरक के प्रभाव को जांचने के लिए कार्बन 14 जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है,
कार्बन पर मत जाइएगा कि कार्बन रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है। समस्थानिक जो होते हैं ना उनकी प्रवृत्ति भिन्न हो सकती है, सिर्फ यहाँ परमाणु क्रमांक समान रहता है, तो ये इस काम में आता है। इसके बाद 84 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक हैं वो लुइस वाटरमैन है। ट्रांसफार्मर को फैराडे ने खोज रखा था। टाइप मशीन को डेवलप करने वाले डैमलर है। और गायरोस्कोप जो था घूमती हुई चीज़ों की गति का पता लगाना, तो वो सब जो है ये फौकॉल्ट के द्वारा किया गया था। बताइए अब 84 का सी हो जाएगा। इसमें हमें गलत चाहिए था, तो सी वाला गलत है। असल में डैमलर जो है, यहाँ आप नाम देख रहे हैं ना, उन्होंने टाइप मशीन नहीं बल्कि गैस का इंजन खोजा था। ठीक है, डैमलर के जिम्मे जो खोज है वो असल में गैस का इंजन है। इसके बाद 85 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो एमीटर जो है वो विद्युत धारा की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मीजर करता है। बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीजर करता है। बोलोमीटर जो है वो थर्मल रेडिएशन को मीजर करता है। और कैलोरीमीटर ये अमाउंट ऑफ हीट को नापता है। तो आप बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। 85 में कुछ भी सही नहीं। यहाँ गलत विकल्प का चयन करना है और कोई उत्तर ऐसा नहीं जिसे कि हम चुन सकें। एमीटर जो है वो विद्युत धारा की तीव्रता को नापता है, ठीक बात है। बैरोमीटर क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नापेगा और क्या नापेगा। बोलोमीटर ये ऊष्मीय विकिरण को नापता है और कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा। तो सब सही है, इसमें कुछ गलत नहीं। इसके बाद 86 को देखिएगा, यहाँ क्वांटिटी दी है और डायमेंशनल फार्मूला दिया है। हालांकि अब डायमेंशन पूछना आयोग ने बंद कर दिया है, फिर भी तो देखिए यहाँ आवृत्ति है, कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है, लेकिन कब पूछा जा सके ये कुछ कोई नहीं जानता है, तो आप तैयार रहिएगा। कुछ जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ आवृत्ति है, कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है और वेग प्रवणता है यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो आप बताइए कि इसमें से विमीय सूत्र जो है गलत कौन सा है। टी इनवर्स सभी के लिए दिया हुआ है। यहाँ t-1 मत समझिएगा, ये कैपिटल टी है जो कि समय को दर्शाता है और इसके ऊपर ऐसे -1 मतलब 1/t इसका सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह का इसमें दिया है, बताइए। तो 86 का जो राइट आंसर है इसमें गलत चाहिए, सी वाला हो जाएगा। कोणीय त्वरण जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसकी विमा t-1 जो यहाँ दी हुई है ये गलत। ठीक है, उसकी क्या होती है, t-2 होती है, मतलब t⁻⁻2 होता है असल में। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ कहा गया कि जो फ्यूजन ऑफ यूरेनियम है इसके बारे में बताने वाले या इसके खोजकर्ता ऑटो हॉर्न थे। अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी के बारे में खोजकर्ता ये गैबोर थे, डेनिस गैबोर इनका नाम था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, मतलब कार्ल डेविस एंडरसन इनका नाम था। और प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे। बताइए विषम कौन सा है। तो विषम इसका बी वाला है, ये होलोग्राफी के खोज करता थे और यहाँ क्या दिया है, अतिचालकता, तो ये गलत है। पॉजिट्रॉन और जो बाकी प्रोटॉन वाला है वो तो सही है। 88 को देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जड़त्व की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ये हेनरी बेकेरल ने दिया था, ठीक है। और विद्युत अपघटन का नियम यानी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया था, ऐसा दिया है। रेडियोधर्मिता के खोजकर्ता माइकल फेराडे थे और सापेक्षता का सिद्धांत ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। तो इसमें करेक्ट क्या है फिर, डी वाला है, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन नोबेल उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। किसके लिए मिला था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 89, वजह ये थी कि उस समय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। सेब का लाल रंग जो है ये जैंथोफिल की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग ये लाइकोपिन की वजह से होता है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और हल्दी में जो पीलापन होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। सही क्या है बताइए। तो इसका बी वाला हो जाएगा। देखिए सेब का जो लाल रंग होता है ना, रेड कलर टोमेटो, ये लाइकोपिन, ठीक है। मतलब एंथोसाइनिन जो है ये सेब में पाया जाता है, लाल रंग उसी की वजह से होता है। टमाटर में लाइकोपिन आपने देख लिया। कैरोटीन कैरेट से मिला लीजिए, मतलब कैरोट से मिला लीजिए, गाजर, ठीक। तो गाजर का जो लाल रंग है। हल्दी का पीला रंग ये जैंथोफिल की वजह से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब इसमें से कौन सी एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कुछ जो ग्लैंड होती हैं उनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए पीयूष ग्रंथि है, थाइमस ग्लैंड है, पीनियल है और होलोक्राइन है। तो 90 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। मनुष्य में पाई जाने वाली जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, डी वाले को चुन लीजिए, होलोक्राइन। तो उसमें पीयूष ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है और पीनियल है। यहाँ पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो होलोक्राइन उससे बाहर हो जाएगा, ये बहिस्रावी होती है। इसके बाद 91 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट ऑफ मैक्सोडेमा रोग या मैक्सोडेमा डिजीज, ठीक है। इसका अंग्रेजी नाम ही हिंदी में भी चल रहा है। तो फिलहाल इसमें बताइए कि कौन सा लक्षण इसमें नहीं पाया जाता है। तो स्लो हार्ट बीट हो जाती है, लो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है और इसके अलावा जो मस्कुलर फैटिग्यू है वो हो जाता है। बताइए। तो 91 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। लक्षण यही एकमात्र ऐसा है जो कि मंद बुद्धि वाला दिया हुआ है, ये मिक्सोडिमा रोग में नहीं पाया जाता है। बाकी हार्ट बीट कम हो जाएगी, ताप नीचे हो जाएगा, पेशी थकान हो जाएगी। तो हो सकता है कि इस कंडीशन की वजह से आपकी बुद्धि कम काम करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग की क्षमता घट जाती है, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 को देखिएगा, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो थाइमीन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। नियासिन की कमी अगर हो जाए तो बेरी रोग हो जाता है, वाइटामिन के केमिकल नाम है। और पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाए तो पेलाग्रा यानी जो चर्मदाह है वो हो जाता है। और बायोटीन अगर कम हो जाए तो खून कम हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो आप बताइए कि सही क्या है। सही इसका कुछ नहीं। थाइमीन की कमी से क्या होता है, बेरी होता है, पॉलिश किए हुए चावल खाने की वजह से हो जाता है। नियासिन से पेलाग्रा मतलब उसकी कमी से, पायरिडॉक्सिन से रुधिर छीणता होती है और बायोटीन की कमी से बाल झड़ते हैं। तो आजकल हर शैम्पू में और हर क्रीम में बायोटीन मिलाकर दिखाते हैं कंपनी वाले, मिलाए भले न हो, प्रचार करते हैं। तो इसमें कुछ भी से। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं,
गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इकोनॉमिक सर्वे दे रखा है तो भारत का चालू खाता घाटा 10 साल में औसतन सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% हो गया। भारत सरकार का जो 2020-21 का डाटा था उसमें 1.2 लाख करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य था, लेकिन सरकार को केवल हासिल कितना हुआ? 15,220 करोड़, इतना ही हासिल हुआ। बताइए कि आर्थिक सर्वेक्षण जो लेटेस्ट वाला है उसके बारे में गलत क्या है? तो गलत इसका दूसरा वाला है, ठीक है, ये वाला। कैसे? बी को पहले चुन लीजिए। देखिए, भारत सरकार का 2020-21 का था, मतलब 2.1 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश लक्ष्य था उसमें से 15,220 ही प्राप्त कर पाए, और यहाँ कितना दिया है? ये लक्ष्य असल में बड़ा था, मतलब 1.2 का नहीं था बल्कि 2.1 का था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सकल मूल्य वर्धित कितने प्रतिशत रहा है, ये आपको बताना है। मतलब क्रॉस वैल्यू एडेड की बात पूछी जा रही है, उसका परसेंटेज बताना है। और जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 उसके दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको लेटेस्ट बजट से अपडेट करने की जरूरत है। 2020-21 का तो अब काम कर नहीं रहा है, यहाँ पर हम असल में 21-22 की बात कर रहे हैं। फिलहाल डाटा देख लेते हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे को बेस बनाया गया। तो इकोनॉमिक सर्वे तो पिछले साल का ही होता है, मतलब जो पीछे आपने काम किया है, बजट का इन्वेस्टमेंट किया है जगह जगह और योजनाओं को इंप्लीमेंट किया है, तो वो कितनी सार्थक हुई, कहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई, कहाँ कितनी कमी आई, इन सब का जो रिपोर्ट कार्ड है वो इकोनॉमिक सर्वे में होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे तो पीछे का ही रहेगा, बजट आगे की योजना होती है। तो इसमें आप बताइए फिर 94 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो असल में कितना 2020-21 की रेंज में अगर देखें तो -7.2% है, और जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है वो -7.7% है। तो इसका ए वाला परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। देश मतलब इसमें से कौन सा देश ऐसा है जो कि 2020 के दौरान भारत के शीर्ष 3 व्यापार भागीदार देशों में शामिल नहीं है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो डाटा है उसको बेस बना के बताइएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, सऊदी अरब। ये इससे बाहर है। जो शीर्ष 3 व्यापार भागीदार है क्वेश्चन आया था, इसमें चीन है 77.7 बिलियन डॉलर के आसपास है, उसके बाद यूएसए है सेकंड पोजीशन पे 75.9 समथिंग, और संयुक्त अरब अमीरात जो है वो उसके बाद है। यहाँ सऊदी अरेबिया उससे बाहर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट बीन अमंग द टॉप 3 स्टेट अट्रैक्टिंग हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो ड्यूरिंग 2020-21 अप्रैल टू सितंबर जो मंथ है, मतलब रेंज है, उसमें आपको बताना है। और बेस क्या है? इकोनॉमिक सर्वे। तो बताइए कौन सा राज्य होगा। देखिए 96 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ये क्या है? गोवा है, गोवा राज्य है। पूछा ये गया है कि कौन सा शामिल नहीं है, मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि गोवा जो है इसमें जो प्रवाह को आकर्षित करने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं उसमें नहीं आता है, बाकी 3 राज्य उसमें शामिल हैं। मतलब क्रम क्या होगा? गुजरात होगा, उसके बाद कर्नाटक होगा, उसके बाद महाराष्ट्र होगा। इसके बाद 97 को देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है वो वित्तीय वर्ष 2020-21 से कितना ज़्यादा था। अब यहाँ यूपी के बजट की बात हो रही है, यूनियन बजट नहीं। तो इसमें अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। बी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मतलब ये 37,410 करोड़ रुपए ज़्यादा था पिछली बार की तुलना में। परसेंट में 7.3% समथिंग ज़्यादा था। 98 को देखिए। कहा गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ मेनी न्यू राशन कार्ड हैव बीन इशू फॉर द डेली वेज लेबर्स इन अर्बन एरिया या ऑफ अर्बन एरिया। मतलब जो अर्बन एरिया है वहाँ पर काम करने वाले जो दिहाड़ी मजदूर थे, रोज कमाने रोज खाने वाले, उनके लिए पहली बार कितने राशन कार्ड बनाए गए हैं। ये यूपी बजट 2021-22 का डाटा है, बताइए। तो ढेर सारे बनाए गए हैं, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका सी हो जाएगा 10,35,000। संख्या कम नहीं होती है, हालांकि राशन का लाभ उन्हें मिल पाए ये महत्वपूर्ण है। खैर, तो सी वाला सही। इसके बाद 99 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, और जो फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 उसमें कितने सोलर पंप लगाने का प्रावधान किया गया था। यूपी बजट को आधार बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट यहाँ मैच होगा ना वो ए वाला हो जाएगा। ए वाले के हिसाब से देखिए, लखनऊ ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे? लखनऊ में है। और कितने सोलर पंप लगाए जाएंगे? तो 15,000, टोटल 15,000। 100 को देखते हैं। तो आरोही क्रम में आपको योजनाओं को व्यवस्थित करना है, उनकी जो धनराशि आवंटन हुआ है ना इस बार लेटेस्ट बजट में, उसके आधार पे। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है और प्रधानमंत्री आवास योजना है। बताइए कि क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ डी वाला हो जाएगा। तीसरा, यहाँ आप देखिए, तीसरा दूसरा पहला उलट देंगे बस। अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है उसके लिए 37,130 के आसपास करोड़ रुपए में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का 34,000 समथिंग है। पूरा डाटा याद करने की आवश्यकता नहीं, शुरुआत की 2 डिजिट भी काफ़ी है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए 27,500 करोड़ रुपए ये आवंटन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 को देखिए। कितने शहरी केंद्रों के लिए वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए 2217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये केंद्रीय बजट है लेटेस्ट वाला। तो बताइए इसमें कितने शहरी केंद्र होंगे। तो बी वाला हो जाएगा। 42 अर्बन सेंटर्स, 42। इसके बाद 102 को देखिए। यहाँ कहा गया कि गोला गोकर्ण मंदिर ये लखनऊ में है, रूमी दरवाजा बाराबंकी में है, शाकंबरी देवी मंदिर सहारनपुर में है और लोधेश्वर जो महादेव मंदिर है भगवान शिव का वो लखीमपुर खीरी में। अब ये बताइए कि इसमें से सही क्या है। तो आप जानते हैं कि इसका सी वाला ही एकमात्र सही हो सकता है, शाकंबरी देवी वाला। बाकी जितने हैं वो तो गलत दिए हैं। गोला गोकर्णनाथ कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। रूमी दरवाजा कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। शाकंबरी देवी का आपने देख ही लिया। लोधेश्वर महादेव का जो है वो बाराबंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 में आपसे कहा गया कि कौन सी एकेडमी या संस्थान या संग्रहालय लखनऊ में नहीं है।
तो इसमें जितने आप देख रहे हैं उसमें से सिर्फ जो भारतेंदु नाट्य अकेडमी, माफ कीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय है यानी ए वाला, वो इससे बाहर है क्योंकि इसकी लोकेशन है रामपुर में। बाकी भारतेंदु नाट्य अकेडमी, जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ, ये सब लखनऊ में, ये एकमात्र रामपुर में। 104 को देखिए, इसमें कहा गया कि कौन सा गलत है बताइए। तो साइबर सिटी कानपुर है, वेब सिटी नोएडा, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा और बुद्ध थीम पार्क जो है वो असल में सारनाथ वाराणसी। तो इसका बी हो जाएगा। यहाँ देखिए बी वाले को चुन लेते हैं। वेब सिटी नोएडा जो दिया है, वेब सिटी क्या है, गाजियाबाद है, बाकी सब सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 कहा गया कि जितेंद्र विवेक से छोटा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन विहान से बड़ा है। मतलब जितेंद्र जो है वो विवेक से छोटा है लेकिन विहान से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि विवेक जो है वो सबसे बड़ा है। चेतना जितेंद्र से लंबी है, तो सबसे छोटा कौन है? यहाँ उम्र की बात नहीं, लंबाई की बात हो रही थी, तो आप बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो विहान, जितेंद्र, चेतना और विवेक दिया हुआ है और 105वें का जो राइट आंसर है वो इसमें विहान हो जाएगा। ठीक है, क्रम आप बैठा के देखेंगे तो विहान हो जाएगा। इसके बाद 106 को देखते हैं। कहा गया कि एक महिला जो है वो पूर्व की ओर जा रही है, 70 मीटर जाती है। ठीक है, पूर्व दिशा में वो 70 मीटर जाती है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ जाती है और 20 मीटर जाती है। ठीक, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ती है, जहां वो है वहां से फिर बाएं मुड़ती है और 30 मीटर जाती है, फिर अंत में 20 मीटर जाती है और बाएं मुड़ जाती है। तो आरंभिक बिंदु से सिर्फ उसकी आपको दिशा बतानी, लंबाई नहीं बतानी कि कितनी दूर है। अब यहाँ अगर आप दिशा काउंट करेंगे तो जो करेक्ट आंसर है वो पूर्व आएगा, अंत में पूर्व दिशा की ओर ही वो जा रही थी। इसके बाद देखिए 107, एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है? भाई संबंध जोड़ लीजिएगा, बहन का संबंध है, बहन और भाई का संबंध है। इसके बाद देखिए एक साधारण वर्ष में 16 मार्च को मंगलवार था, 16 मार्च की जो तारीख है लीप ईयर नहीं था, तो 16 मार्च की तारीख पे मंगलवार था। और इसी साल में 10 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो काउंट करना आसान है, अगर आप ट्रिक नहीं भी लगाते हैं तो भी शनिवार आ जाएगा। ठीक है, तो सैटरडे हो जाएगा, इसका सी वाला सही है। इसके बाद 109 को देखिए, कहा जा रहा है कि इन अ फैमिली एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, मतलब एम जो है वो एन का पति है, यानी दोनों पति पत्नी है। एन महिला है और एम जो है वो पुरुष है। और ओ जो है ये क्या है? मतलब यहाँ देखिए ओ एम का पुत्र है, मतलब इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है ओ, और पी एन की पुत्री है। ठीक, एन की पुत्री है तो एम की भी होगी, स्वाभाविक बात है। यानी ओ और पी जो है ये बेटे बेटियां हैं किसके? एम और एन के। आर एस की पुत्री है, आर जो है वो एस नाम के एक व्यक्ति की पुत्री है, और ओ जो है वो आर का पिता है। ओ जो है ना वो आर का पिता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एस का एन से क्या कनेक्शन है, तो इसमें कनेक्शन बैठा लीजिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डॉटर इन लॉ का। ठीक है, डॉटर इन लॉ का कनेक्शन है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 110। यहाँ पर आपको जो सीरीज है वो कंप्लीट करनी है। तो 6 दिया है, इसके बाद 10.5 है, 23 है, 60 है, फिर 183 है, फिर 644 है, फिर 2580 है। तो अगली वाली संख्या फिर क्या होगी? पॉइंट में होगी, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1111.5 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 111वें को देखिए, यहाँ कथन अनुसरण वाले क्वेश्चन है और कहा जा रहा है कि कुछ बकरी गाय हैं और सभी गाय शेर हैं। ठीक है, तो अब कह दिया गया कि कुछ शेर बकरी है और कुछ बकरी शेर है। तो भाई हो सकता है, दोनों हो सकता है, यहाँ दोनों संभव है, और इसीलिए हम कहेंगे कि बोथ कंक्लूजन फॉलो, दोनों जो है वो अनुसरण करते हैं, बस इतना ही चुनना था। इसके बाद 112 को देखिए, कहा जा रहा है कि अरेंज द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इन देयर ऑर्डर। तो डिक्शनरी में किस क्रम में आपको मिलेंगे जरा बताइए। किल दिया है, किचन दिया है, किंगडम दिया है, काइंड है और किक ऑफ है, इस प्रकार से दिया है। अब इसका 112 का जो क्रम है ना वो इसमें बी वाला हो जाएगा। बी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, मतलब 5वां पहले होगा, ये किक ऑफ जो है ये पहले होगा, उसके बाद फिर किल हो जाएगा, उसके बाद फिर काइंड हो जाएगा, फिर आपका किंगडम आएगा, फिर किचन आएगा, ये क्रम रहेगा। तो इसका बी वाला सही। इसके बाद 113 को देखिए, 113वें में आपसे कहा गया कि अगर किंगडम जो शब्द है उसको कोड लैंग्वेज में लिखना हो तो PRWTMLN करके लिखेंगे, और कोड भाषा में अगर लर्नर को लिखना है तो आप क्या लिखिएगा? तो इसमें आप समझ लीजिए फिर 113वें का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी वाला हो जाएगा, VOMIZIV, ये इसका जो क्रम है वो सही। इसके बाद 114 को देखिए, कहा जा रहा है कि विच वन सेट ऑफ द लेटर व्हेन सब्सिक्वेंटली, यहाँ आप देखिए व्हेन सब्सिक्वेंटली प्लेस्ड एट द गैप इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जो पूरी सेना दी हुई है इसमें बीच बीच में अल्फाबेट गायब हैं, तो कौन कौन से अल्फाबेट भरकर इसको पूरा करेंगे? तो इनका सीक्वेंस देखकर आपको पता लगेगा कि PN वाला जो ऑप्शन है, मतलब ए वाला, वही इसमें फिट बैठेगा। यहाँ पे P भरेंगे, यहाँ पर फिर P भरेंगे, उसके बाद फिर N, फिर P, फिर N, इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद 115 को देखिए, कहा जा रहा है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच में 5:48 मतलब 5:48 हो रहा है, तो उस समय कितना कोण बनेगा? तो एक अधिक कोण बनेगा, यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो ये कौन सा कोण होगा? 114 का होगा। ठीक है, 114 डिग्री का एंगल टू बी एग्जैक्ट बनेगा। इसके बाद 116 को देखिए, कहा गया कि एक 50 विद्यार्थियों की क्लास है, शौर्य ऊपर से 25वें और सिमर नीचे से 12वें स्थान पे है। तो शौर्य और सिमर के बीच में कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। तो 13 लड़के आएंगे, आप काउंट करके यहाँ अरेंज करके देख लीजिएगा, 13 लड़के आएंगे, इसका जो 12वां है वो सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मतलब 12 जो नंबर दिया है ना, यहाँ आप देख रहे हैं
116वें को यहाँ पूछा गया था कि 12वें क्रम पे है तो और शौर्य और सिमर के बीच में कितने लड़के आएंगे, तो इसमें जब आप काउंट कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 13 आएगा, ठीक है, 13वां। और उसके बाद आगे चलते हैं 117। 6 छात्र जो है वो एक वृत्ताकार व्यवस्था में बैठे हुए हैं, आरोही बनवारी के सामने है, मतलब आरोही एक लड़की का नाम है जो कि बनवारी के सामने बैठी है। बनवारी एकता से दाएं हैं और चेतन से बाएं हैं, चेतन धीरज से बाएं हैं और फिरोज आरोही से दाएं हैं। तो अब आप बताइए कि धीरज अपनी सीट फिरोज और एकता बनवारी से बदल लेती है, मतलब धीरज जो है वो अपनी सीट किससे बदलता है, फिरोज से बदलता है, और एकता जो है वो बनवारी से अपनी सीट को चेंज कर लेती है। तो अब आपको ये बताना है कि धीरज के बाईं तरफ कौन बैठा है। तो यहाँ जो क्रम में बदलाव आया है उसको अगर आप करके देखेंगे तो बनवारी आ जाएगा, ठीक है, डी वाला हो जाएगा बनवारी। इसके बाद 118वें को देखिएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी हिडलबर्ग सीमेंट कार्बन कैप्चर तकनीक के माध्यम से अपनी स्वीडिश फैक्ट्री को दुनिया के पहले कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट के तौर पर बदलने की योजना बना रही है। सही आपको तलाशना है। और हाल ही में IIT मुंबई ने ऑनलाइन माध्यम से एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडी कार्यशाला को उसकी मेजबानी की। तो आप बताइए सही क्या है। और सही इसका सिर्फ पहला वाला ही है, और यहाँ जो IIT का नाम दिया है ना वो गलत है। IIT बॉम्बे नहीं होगा बल्कि IIT मद्रास होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 में कहा गया कि बेलग्रेड ओपन का जो 83वां खिताब था वो किसने जीता है, और किस केंद्रीय मंत्री ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नाम की जो पहल है उसके तहत सेज नाम का पोर्टल शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री का भी नाम आपको बताना है। तो यहाँ जो 19 है उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। इन्होंने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है, 83वां नंबर है। और थावरचंद्र गहलोत जो है उन्होंने ये पोर्टल शुरू किया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में कहा गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गुजरात की किस नदी परियोजना को मंजूरी दी है, और हाल ही में किसे इंडियन एयरफोर्स का नया वाइस चीफ नियुक्त किया गया। 2 चीजें आपको बतानी है। तो यहाँ नदी का नाम दिया है जिसमें कि कंकावती और विश्वामित्री नदी है, और साथ में विवेक राम चौधरी और वल्लभा राधाकृष्णन का नाम है। तो इसका जो करेक्ट मैच है वो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, विश्वामित्री नदी और विवेक राम चौधरी। इसके बाद 121 को देखिए। कहा जा रहा है कि कौन सा बैंक स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा को शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक बन गया है। स्विफ्ट GPI इंस्टेंट जो फैसिलिटी है उसको शुरू करने वाला ये बैंक दूसरा है, कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ये ICICI बैंक यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद 122 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, और हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का देहावसान हो गया है। तो ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, आपको ये बताना है। 2 चीज़ें पूछी गई हैं, और इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें झारखंड मॉरिशस दिया है, छत्तीसगढ़ सेशल्स दिया है, वैसे ही हेर फेर कर दिया है। तो ये छत्तीसगढ़ और मॉरिशस वाला जो ऑप्शन है यानी डी वाला वो इसमें परफेक्ट है। इसके बाद 123 को देखते हैं। हाल ही में किसे अमेरिकी सीनेट के द्वारा पहली महिला सेना सचिव के तौर पर चुना गया है, और किसे वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो पूछा गया कि हाल ही में किसे अमेरिकी सीनेट के द्वारा पहली महिला सेना सचिव के रूप में चुना गया है, और हाल ही में किसे वाणिज्य सचिव चुना गया है। ये 2 चीजें आपको बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना उसमें से डी वाला हो जाएगा, क्रिस्टीन वर्माउथ, ठीक है, इन्हें सीनेट का पहली महिला सेना सचिव चुना गया है, और VR सुब्रमण्यम जो है इन्हें वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है, ये परफेक्ट है। 124 को देखिए। कहा जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कितने जिलों के लिए 13 अभिभावकीय मंत्रियों की नियुक्ति की है, और किसे अमेजन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये 2 चीजें आपको बतानी है। तो इसका हो जाएगा ए वाला, ठीक है, 34 और NDJC, ये वाला ऑप्शन परफेक्ट है। 125 को देखते हैं। किस मंत्रालय ने विविध योगा बी एट होम पर 5 वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया है, ये पूछा जा रहा है। और हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक अनोखा डिटेक्टर फेक बस्टर विकसित किया है। ये 2 चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पहले देख लीजिए, आयुष मंत्रालय है और रुड़की है, स्वास्थ्य मंत्रालय और रोपड़ है, आयुष मंत्रालय और रोपड़ है, स्वास्थ्य मंत्रालय और रुड़की है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आयुष मंत्रालय है जिसके द्वारा इसे शुरू किया गया है। और ये डिटेक्टर विकसित करने वाला संस्थान कौन सा है, ये IIT रोपड़ है। तो करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। अगले वाले को देखते हैं। 126 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो हाल ही में IAS अधिकारी V कार्तिकेयन पांडियन है, इन्हें 47वां FIH अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए नासा ने इसरो के साथ साझेदारी की है, एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन पेशेवर गोल्फर फिल मिकेल्सन, इन्होंने 50 साल की उम्र में 2021 में PGA चैंपियनशिप जो है उसको जीतकर इतिहास रच दिया है। तो आप बताएं कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिया है इसमें से सही कौन सा है। और 126 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ए वाले को चुन लेते हैं, पहला दूसरा इसमें सही। कैसे, अमेरिकी जो पेशेवर गोल्फर है फिल मिकेल्सन, इन्होंने 50 साल की उम्र में ये जो चैंपियनशिप जो है इसको जीतकर इतिहास रच दिया है। और यहाँ पर दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन, तो यहाँ देश की मतलब नागरिकता जो उनकी है वो गलत दिया है, इसलिए वो ऑप्शन गलत है। इसके बाद 127 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय कैबिनेट मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत के नए महावाणिज्य जो दूतावास है उसको खोलने की मंजूरी दी है, देश आपको बताना है। और किस राज्य सरकार ने ट्रिपल ओलंपियन पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर बदलकर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। कहने का मतलब यह है कि बलबीर सिंह के नाम पर ये जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है इनका नाम रखा जाएगा। तो ये घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, बस आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखें
और करेक्ट आंसर जो है 127 का क्या हो जाएगा, फिर सी वाला हो जाएगा। ये मालदीव और पंजाब वाला ऑप्शन सही है, ठीक, इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही। इसके बाद 128 को देखिए, कहा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऑनलाइन माध्यम से विश्व स्वास्थ्य सभा की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है, वो बैठक का क्रम आपको बताना है। और हाल ही में किन 2 देशों ने 3 साल के ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं, वो भी बताना है। तो ये जो 128 है इसका बी वाला सही है। देखिए 74वीं और भारत और इजराइल के बीच में ये समझौते पर हस्ताक्षर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, अलग अलग फैक्ट है तो अलग अलग पूछे जाएंगे, लेकिन 140 प्रश्नों में आपको दुगने फैक्ट मिल जाए, इसका प्रयास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 को देखिएगा, किसे इजराइल का अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए 2021 एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड का जो गोल्ड अवार्ड है, मतलब गोल्ड है, उसको जीता है। ये 2 चीज़ें आपको बतानी। तो 129 का जो डेविड बार्निया का नाम इसमें दिया हुआ है, मतलब ऊपर वाला ही सही है। और स्पाइस हेल्थ, ये जो ऑप्शन है ना, ये इसमें सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्पाइस हेल्थ कंपनी का नाम है। 130 को देखिए, क्वेश्चन 130 को देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने तेजस विमान से पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और हाल ही में जारी चांसलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ये 2 चीज़ें, इंडेक्स में भारत की पोजीशन पूछी जाती है। और 130 का जो राइट आंसर है वो DRDO हो जाएगा। DRDO के अलावा इसको करेगा कौन, और उसके साथ साथ जो करेक्ट आंसर है वो इसमें 49वां हो जाएगा, DRDO और 49वां। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। इसमें कहा गया कि किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डेब्रिस को लॉन्च किया है। और 29 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का मुख्य थीम क्या था वो आपको बताना है। 2 चीज़ें, तो 131 का डी वाला हो जाएगा, चीन और नृत्य का उद्देश्य, ठीक है, चीन और नृत्य का उद्देश्य। यहाँ पर आधार नहीं होगा बल्कि उद्देश्य होगा, डी वाला सही, पर्पज ऑफ डांस। इसके बाद 132 कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ने श्रेणी 1 में पहला ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है, और किस राज्य ने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है वो बताना है। हाल ही में किसे बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चयनित किया गया है या चुना गया है, साथ में वो भी बताना है। तो असम चित्र रामकृष्णन, इस प्रकार से 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब 2 पेयर दिए हुए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य और अरुण रस्ते का नाम दिया हुआ है। इसके बाद अरुण रस्ते हैं, असम राज्य है, छत्तीसगढ़ चित्रा रामकृष्णन, इस प्रकार से दे रखा है। देखिए 132 का सी वाला हो जाएगा, असम और अरुण रस्ते, ये वाला सही। इसके बाद 133 को देखिएगा, यहाँ कहा गया कि किस लेखिका ने वेयर अबाउट्स असल में है, तो वेयर अबाउट्स नाम से शीर्षक वाला एक उपन्यास लॉन्च किया है। लेखिका का नाम आपको बताना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अतनु चक्रवर्ती को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष चुना है, ये भी बताना है। तो 133 का डी हो जाएगा, ये झुम्पा लाहिड़ी है असल में, ठीक है, और HDFC बैंक के द्वारा ये काम किया गया है। 134 को देखते हैं, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है, और कौन सा दिवस 24 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, यानी 3 मनाए जाते हैं तो भी पता होनी चाहिए। 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुमाना सिंह सहगल, ठीक है, रुमाना सिंह सहगल। और श्रमिक स्मृति दिवस जो है वो 24 तारीख को नहीं मनाया जाता है, इसकी जो डेट है वो क्या है, 28 अप्रैल। बाकी जो है जैसे पशु चिकित्सा दिवस है, प्रयोगशाला पशु दिवस है, इस प्रकार के ये सब 24 को मनाए जाते हैं। इसके बाद 135 को देखिएगा, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो रेखा एम मेनन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कैग जीसी मुर्मू, मतलब जो यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जीसी मुर्मू, इनको हेग के लिए बाह्य लेखा परीक्षक के तौर पर चुना गया है, एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे। और हेग का मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है 2021 वाला, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 89वीं। तो आप बताइए गलत क्या है। गलत इसका देखिए सिर्फ तीसरा वाला है, बाकी दोनों जो है ना वो तो ठीक है, लेकिन तीसरे वाले में जो यहाँ रैंकिंग दी हुई है उसमें समस्या है। 87वां स्थान भारत का है, न कि 89वां, तो यही एकमात्र गलत है और हमें गलत चाहिए था, तो इसका सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 में कहा गया कि प्रसिद्ध नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का देहावसान हो गया। ये किस नृत्य शैली से संबंधित थी आपको बताना है। और साथ ही में ये पूछा गया है कि किस देश ने 26 अप्रैल 2021 को अपने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस के 50वें वर्ष का जश्न मनाया है। ये 2 चीज़ें। तो 136 का डी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ओडिशा और बांग्लादेश वाला जो ऑप्शन है वो सही है। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में इंदिरा गांधी सरकार के समय में बांग्लादेश के तौर पे उसे आज़ाद कराया गया। ये चीज़ें। 137 कहा गया कि किसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, और किसे भारतीय खाद्य निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। 2 चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पर अनीशा और गुडे श्रीनिवासन है, पवन गोयनका और आतिश चंद्र का नाम है, अतीश चंद्र असल में है, और गुडे श्रीनिवासन का भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो नाम थोड़े अनोखे हैं, लेकिन इसमें से आप बताइए। देखिए 137 का सी हो जाएगा, अनीश शाह और आतिश चंद्र, अनीश शाह और आतिश चंद्र, सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। 138 को देखिए, कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किसको चुना गया है, और आंध्र प्रदेश के किस शहर में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये चीज़ पूछी जा रही है। तो यहाँ संजीव कुमार और विजयवाड़ा है, इसके अलावा सौरभ गर्ग और विशाखापत्तनम है। ऐसे ही ऑप्शन दे रखे हैं, बी वाला सही होगा, सौरभ गर्ग और विशाखापत्तनम। ठीक है, ये जगह कौन सी होगी जहाँ नॉलेज सेंटर बनेगा, विशाखापत्तनम है, और व्यक्ति का नाम सौरभ गर्ग। इसके बाद 139 को देखते हैं, कहा जा रहा है कि किस इंडियन इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 जो इसका वर्जन है उसको जीता है। तो ये IIT मद्रास है, रुड़की है, खड़गपुर है या बॉम्बे है? तो आप जानते हैं कि खड़गपुर है, बहुत बार न्यूज़ में था। 140 और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस गायिका को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है और किस केंद्रीय मंत्री ने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण मोबाइल एप्लीकेशन का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया है? तो देखिए इसमें आशा भोसले और निर्मला सीतारमण जी का नाम हो जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। तब तक के लिए नमस्कार।